हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स टेक्सटाइल में 125 क्वेश्चंस को। आज टेक्सटाइल का प्रश्नों का मैराथन क्लास है। मतलब यहाँ पर हम जितने हो सकते हैं, जितने मैं बना सकती थी, आपको दे सकती थी, उतने क्वेश्चंस को आज मैंने यहाँ ऐड किया है और हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्योंकि हम टेक्सटाइल की बात कर चुके हैं, टेक्सटाइल के बारे में हम मैराथन क्लास में पढ़ चुके हैं। वहाँ पर मैंने आपको एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दिया है टेक्सटाइल में कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है और आपको पता है कि आपकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो आप देख लीजिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी को कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज प्रश्न रहेंगे। सब लोग जो है क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। लाइव चैट में मैं आपके साथ हूँ और क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसी के साथ टेक्सटाइल में आज ये प्रश्नों का मैराथन क्लास रहेगा टेक्सटाइल का। अब हमने किस किस चीज की बात कर ली। आई होप मैंने शायद आपको 4 जो है यूनिट्स कंप्लीट करा दी हैं। मैनेजमेंट, टेक्सटाइल, एक्सटेंशन एंड हेल्थ। इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो बाल विकास का मिलेगा। जो भी स्टूडेंट्स हैं, एक भर्ती है, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मुख्य सेविका वाली, हाँ। तो उसमें जो जिन बच्चों ने डाला है, देखिए उसके लिए पेट मांगा गया था। पेट एक अलग एक क्वालिफिकेशन है, लाइक टेट एंड सी टेट की तरह। तो जो लोग पेट क्वालिफाई कर सकते हैं वही उसमें डाल सकते थे फॉर्म। उसके फॉर्म तो भर चुके हैं आप, आई थिंक शायद उसका एग्जाम है। उसमें जो बाल विकास वाला पोर्शन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, जहां पर मैं आपको बाल विकास में जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो प्रेगनेंसी, डिलीवरी, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, पोस्टपार्टम पीरियड, न्यूनेटल पीरियड, बच्चों वाला पीरियड जो होता है, स्टेजेस क्या क्या है डेवलपमेंट की, किसके में कैसा कैसा स्टेजेस होता है, इस सब चीजों पे मेरा फोकस रहेगा और वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, जो इस मैराथन के बाद आपको नेक्स्ट क्लास मिलेगी बाल विकास वाली। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वस्त्र विज्ञान के अनुसार वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? कपास है, ऊन है, तंतु है, धागा है? आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट। यस, चलिए आंसर करिए। देखिए, हमेशा आप इसको इंग्लिश में याद रखना, फाइबर, यार्न, यार्न टू फैब्रिक, फैब्रिक टू गारमेंट्स, ठीक है। हमेशा, जैसे लास्ट ईयर कुछ बच्चे बता रहे हैं उनका गलत हो गया, तंतु और रेशा दोनों चीजें दी गई थी और वहां शायद उन्होंने तंतु आंसर लगाया है। आप इंग्लिश में ध्यान रखना, ये फाइबर होता है, ठीक है। फाइबर से हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पर तो फिलहाल तंतु होगा, धागा नहीं होगा, ऊन नहीं होगा, कपास नहीं होगा, तो तंतु आंसर आपका एकदम करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सूती वस्त्र के लिए जो तंतु हैं, जो फाइबर्स हैं, वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? रासायनिक पदार्थों से, प्राणी जगत से, व्यय पदार्थों से, मतलब व्यर्थ पदार्थ, मतलब वेस्ट मटेरियल से, या वनस्पति जगत से? कॉटन का फाइबर आपके कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आंसर करेंगे सभी बच्चे। आंसर बहुत तेजी के साथ आना चाहिए सबका, एकदम बहुत तेजी के साथ, और गलत नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ के करेंगे आंसर आप लोग। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी, वनस्पति जगत से प्लांट फाइबर है आपके कॉटन फाइबर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में प्रायः सूती वस्त्र अधिक पहने जाते हैं, क्यों? हमारे भारत में कॉटन ज्यादा पहना जाता है। कॉटन का प्रोडक्शन इंडिया में जो है सबसे नंबर 1 पे होता है और गुजरात इस समय आपके सबसे नंबर 1 पे है कॉटन प्रोडक्शन में, ठीक है। अहमदाबाद को आपके बोस्टन, मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो बताइए, सूती वस्त्र हम अधिक क्यों पहनते हैं? क्योंकि बहुमूल्य होते हैं, ये सहज ही उपलब्ध होते हैं, ये वातावरण के अनुकूल है, या ये ऊष्मा के कुचालक हैं? ये वातावरण के अनुकूल है। हमारे भारत में जो गर्मी है आप सभी देखते हैं, अपार गर्मी पड़ती है, और जो आपके, हम तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे रीजन में ही हम रहते हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती है ना, गर्मी भी है, सर्दी भी है। तो हमारी जो वातावरण है वो ऐसा है कि हमें कॉटन का फैब्रिक कैसा है, हमारे लिए बहुत ज्यादा सूटेबल है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ऊन प्राप्त की जाती है, ऊन किससे प्राप्त की जाती है? आई होप आपको विजिबल है, दिख रहा है अच्छे से। भेड़ों से, बकरी से, ऊंट से, या इन सभी से? सोर्सेस ऑफ ऊन बताइए। वूल आपको सभी से मिलता है, भेड़ से मुख्यतः मिलता है, मतलब मेन रूप से जो आपके वूल जो है कहाँ से लिया जाता है? भेड़ों से लिया जाता है, शीप से लिया जाता है। लेकिन बकरी से भी मिलता है वूल, ऊंट से भी मिलता है वूल, और आपके
किससे मिलता है? इसके अलावा खरगोश से, है ना, रैबिट से भी मिलता है। यहाँ पर आपके आंसर सभी ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है। अब ऊन तो हमें सबसे मिलता है, लेकिन सबसे हाई क्वालिटी वूल जो है वो किससे मिलती है हमें? बकरी से, भेड़ से, मेमनों से या ऊंट से? आराम से देख के आंसर कीजिएगा, बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा। मैंने पूछा है उच्च गुणवत्ता वाली वूल। इसमें आपके आंसर होगा स्टूडेंट्स मेमनों से। मैंने आपको बताया था लैम्स वूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। भेड़ से तो प्राप्त होती है, लेकिन भेड़ में भी जब आपकी जो वूल, जो आपकी भेड़ होती है, जब वो बिल्कुल छोटी होती है, जो बच्चा होता है जिसे आप लैम बोलते हैं, केवल वो 7-8 महीने का होता है, तो उसकी जो पीठ से ऊन उतारी जाती है वो इतनी ज़्यादा अद्वितीय चमक लिए होती है, इतनी मुलायम होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि वो जो है सबसे ज़्यादा आपके हाई क्वालिटी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे मेमना ना लिख के क्या लिखा होता आपके, बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, खरगोश लिखा होता, तब आप क्या आंसर करते? रैबिट लिखा होता, तब आप क्या आंसर करते? तब आप भेड़ आंसर करते, क्योंकि उच्च गुणवत्ता वाली जो आपके वूल है वो भेड़ों से मिलती है। लेकिन आंसर यहाँ पे मेमना होगा, क्योंकि भेड़ की भी कैटेगरी लिखी हुई है। अभी मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगी उससे। जैसे आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया टैगलॉग वूल के बारे में, तो टैगलॉग वूल जो है आपके लोअर क्वालिटी वूल है, निम्नतम वर्ग वाली वूल है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम लैम्स वूल की बात करें, मतलब मेमने की वूल की, हॉगेट वूल की बात करें, ये सब बहुत हाई अच्छी क्वालिटी की वूल होती है। सबसे ज़्यादा तो लैम्स वूल। मैंने आपको जब मैराथन कराया था तब लैम्स दिखाया था ना, तो ये उसी से आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस तंतु पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता? मतलब ये फायर प्रूफ है। खनिज धातुमय तंतु, वनस्पति तंतु, जांतव तंतु या कृत्रिम तंतु? बताइए। वनस्पति मतलब वेजिटेबल, जांतव मतलब आपके एनिमल्स, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर्स, और खनिज मतलब मिनरल फाइबर्स। तो खनिज तंतु जो है आपके धातुमय तंतु होते हैं, जिसका आपका एग्जाम्पल है स्पेंडेक्स, है ना। पूछा जाता है आपसे स्पेंडेक्स कौन सा तंतु है, तो वो मिनरल फाइबर है, खनिज तंतु है, चट्टानों से प्राप्त होता है, और ये आपके धातुमय तंतु है। जो अग्निरोधक वस्त्र होते हैं उसको बनाने में स्पेंडेक्स का यूज किया जाता है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु निर्मित वस्त्र है? प्राकृतिक स्रोत मतलब नेचुरल सोर्स से मिला है ये फाइबर। बताइए, नायलॉन, पॉलिएस्टर, खद्दर या डेक्रॉन? क्या आंसर हो जाएगा? नेचुरल सोर्स से मिला है ये आपके फैब्रिक, नायलॉन का है, पॉलिएस्टर का है, खद्दर का है, डेक्रॉन का है। खद्दर, खाकी जिसे आप बोलते हैं, ये आपके प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त निर्मित वस्त्र है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत सज्जा के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे सब। पर्सनल डेकोरेशन या पर्सनल आपको सजाना है खुद को, उसके लिए क्या जरूरी है? उचित वेशभूषा, श्रृंगार एवं उचित केश विन्यास, बात करने उठने बैठने का उचित ढंग या सभी? यहाँ पर आपके सभी होगा, सभी। भाई वेशभूषा भी अच्छी हो, हमारा जो स्टाइल है, मेकअप है, हमारे जो हेयर स्टाइल है, ये सब अच्छे से हो, हमारे बात करने का उठने बैठने का ढंग अच्छा हो, ये सभी हमारे व्यक्तिगत सज्जा के लिए आवश्यक है। अब मान लीजिए पहन तो आपने बहुत सुंदर कपड़े लिए, लेकिन ना तो आपको बैठने की तमीज है, ना आपको बोलने की तमीज है, ठीक है, आपका मेकअप बिल्कुल बेकार हो रखा है, तो कोई आपके फैब्रिक का असर नहीं पड़ेगा, चाहे भले ही आपने 15,000 का 20,000 का कपड़ा पहना हो। क्लियर है? और वहीं अगर आपने सस्ते भी कपड़े पहने होंगे, सस्ते से मतलब है जो रोजमर्रा के नॉर्मल कपड़े भी पहने होंगे, लेकिन आपका वे ऑफ लैंग्वेज, वे ऑफ जेस्चर, पोस्चर, बॉडी पोस्चर अच्छा है, तो वो देखने में भी अच्छा लगेगा, फबेगा, खिलेगा। हल्के रंग के भी कपड़े पहने तो वो अच्छे लगेंगे। आगे चलते हैं। लंबे कद की महिलाओं को साड़ी और ब्लाउज पहनने चाहिए। कैसे पहनने चाहिए? समान रंग के, भिन्न रंग के, सफेद रंग के, काले रंग के। लंबी है महिला, लॉन्ग है, उसको कैसे साड़ी ब्लाउज पहनने चाहिए? आंसर करिए। भिन्न भिन्न रंग के कपड़े वो पहन सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करिए। रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेशमी वस्त्रों को धोने के लिए, वॉश करने के लिए सोडे का, मिट्टी का, अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट्स, और रीठे का सत्त, रीठे के सत्त का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है रेशमी वस्त्रों को धोने में? देखिए, जब हम धुलाई की बात करते हैं, ये टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा, वॉशिंग वाला, धुलाई वाला, क्योंकि ये आपके एग्जाम में दिया है, आपके सिलेबस में है, ठीक है।
तो अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, लेकिन लाइक कुछ स्टार्च का यूज़ किया जाता है, जैसे आपके चावल का स्टार्च है, अरारोट का स्टार्च है, एक आप पढ़ते हैं गोंद का स्टार्च, एक आप पढ़ते हैं रीठे का सत। तो रीठे का सत जो है ये आपके वूल और सिल्क के लिए अच्छा होता है, वूल सिल्क दोनों के लिए अच्छा होता है, मुख्यतः वूल के लिए रीठे का सत अच्छा होता है। और एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गोंद का जो स्टार्च है वो किस पर लगाया जाता है, आंसर करिए यहीं पर, गोंद का स्टार्च किस पर लगाया जाता है, गोंद, जिसको आप गम अरेबिक भी बोलते हैं, गोंद का स्टार्च, आंसर करिए, गम अरेबिक या गोंद का स्टार्च। वेरी गुड, रेशम के फैब्रिक के ऊपर जो है आपके गोंद का स्टार्च लगाया जाता है, ठीक है। वहीं आपसे पूछ लिया है रीठे का सत, तो गोंद वूल और सिल्क दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः वूल पे किया जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है चावल का स्टार्च किस पे लगाया जाता है, मांड जो होता है, तो वो आप सूती वस्त्रों पे लगाते हैं। एक आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मुख्यतः किन वस्त्रों पर मांड लगाया जाता है, मतलब स्टार्च लगाया जाता है, तो सबको पता है कि सूती वस्त्रों को कड़ा करने के लिए उन पर मांड लगाया जाता है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और ये एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, तो ये टॉपिक जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने 3-4 क्वेश्चन तो आपको यहीं पे करा दिए। गोंद के स्टार्च को गम अरेबिक भी बोलते हैं, गम अरेबिक आपको मिलेगा आपकी बुक में लिखा हुआ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। रेशमी वस्त्रों पर चमक लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नींबू के रस का, नमक का पानी का, मिथाइलेटेड स्पिरिट का, या इनमें से किसी का भी नहीं। रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आंसर करिए। रेशमी वस्त्रों में चमक लाने के लिए हम मिथाइलेटेड स्पिरिट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ जो मैंने बनाए हैं ये मैंने आपके 9th-10th की बुक से बनाए हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब 1 वर्ड आंसर है आपको देना है। फाइबर्स द्वारा अपनी पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना क्या कहलाता है, आंसर करिए। 1 वर्ड आंसर आना चाहिए सबका। फाइबर्स को जब हम खींचते हैं और खींचने के बाद वो अपनी पूर्व आकृति, उसकी जो शेप होती है उसी को वापस पा लेता है, ये एक प्रॉपर्टी है फाइबर्स की, या आप कह सकते हैं टेक्सटाइल की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, रेशों का गुण है। तो ये क्या है, क्या इस गुण को बोलते क्या, इसका नाम क्या है, इलास्टिसिटी। वेरी गुड, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी अर्थात प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता। सब लिख लेंगे ना इंग्लिश में, वो हिंदी में क्या ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना, हाँ आई थिंक ऐसे ही लिखा जाएगा, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। जब आप फाइबर्स को खींचते हैं और खींचने के उपरांत वह अपनी पुनः आकृति प्राप्त कर लेता है, उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं टेक्सटाइल में, एक इलास्टिसिटी, एक रेजिलियंसी कि दबाने के बाद पुनः अपना आयतन प्राप्त कर लेना, वॉल्यूम अपना प्राप्त कर लेना, वो रेजिलियंसी कहलाता है, उसे प्रतिस्कंदता कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे एग्जाम्स में। ये टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी है, आपकी बुक्स में हमेशा स्टार्टिंग में दी हुई होगी, हालांकि मैंने पढ़ाया हुआ भी है टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी को, शब्दावली को टेक्सटाइल की, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसे भी पढ़ लीजिएगा। वैसे आपको पता ही है ये प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश फाइबर अत्यधिक मजबूत व टिकाऊ होते हैं और अत्यधिक ताप सह सकते हैं, टेम्परेचर सह सकते हैं। कौन सा ऐसा फाइबर है बताइए, आंसर करिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का, जो बहुत मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं और अत्यधिक ताप को सह सकते हैं, ऐसे फाइबर का नाम बताइए। कौन सा फाइबर होता है ऐसा? यहां पर आपके आंसर होगा कॉटन, सूत, कॉटन। कॉटन जो है आपके मजबूत और टिकाऊ फाइबर है, ठीक है। और आपको हमेशा ये बात याद रखनी होगी कि हम उसको अच्छे से ज्यादा यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई हम कॉटन को राजा बोलते हैं वस्त्रों का, यूनिवर्सल फाइबर के नाम से जानते हैं, ह्यूमन फ्रेंडली फाइबर के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये मजबूत है, टिकाऊ है और अधिकतम टेम्परेचर को ये क्या करता है, सह सकता है। क्लियर है, तो इसलिए इसका आंसर होगा कॉटन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। डैश सफेद अथवा क्रीम रंग के होते हैं, ऐसे कौन से फाइबर्स हैं जो व्हाइट और क्रीम कलर का आपको मिलता है, जब उसको बनाने की प्रोसेस होती है तो वो व्हाइट और क्रीम कलर का देखने के लिए मिलता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन स्टूडेंट, कलर आपसे पूछा जाता है फाइबर्स का। व्हाइट और क्रीम कलर के आपके सिल्क फाइबर होता है। कौन सा फाइबर होता है? सिल्क फाइबर, ठीक है। सिल्क जो है आपके सफेद और क्रीम रंग का आपको देखने के लिए मिलेगा, वो भी जो आपके रील्ड सिल्क होता है, ठीक है। हाँ, सिल्क आपके।
चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। डैश फाइबर को जलाने पर चिड़िया के पंख जैसे जलने की गंध आती है। सब्जी के घोल में 5 से 6 मिनट तक उबालने पर ये घुलकर खत्म हो जाते हैं। ऐसे कौन से फाइबर हैं जिसको आप जलाएंगे तो चिड़िया के पर जैसे जलने की महक आपको आएगी। आपसे बर्निंग टेस्ट पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर कई तरीके के फैब्रिक के ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, आपको पता है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, सूक्ष्मदर्शी परीक्षण जिसे बोलते हैं। सूक्ष्मदर्शी परीक्षण को सबसे ज्यादा आपके अच्छी क्वालिटी का टेस्ट माना जाता है। उसमें आपके लॉन्गिट्यूडनल काटते हैं धागे को और ऐसे वर्टिकल काटते हैं, क्रॉस सेक्शनल काटते हैं और फिर देखते हैं कि फाइबर जो है अंदर से कैसा है, जिसमें आपको पता होगा बल खाए फीते के समान कॉटन दिखता है। किडनी शेप में क्या दिखता है, क्रॉस सेक्शन में कॉटन दिखता है ना। अभी मैं पूछूंगी, आगे आएंगे ये क्वेश्चंस भी। अभी चिड़िया के पंख को, अब एक होता है बर्निंग टेस्ट, जलने पे कागज जैसी बदबू दे रहा है तो वो कॉटन है। चिड़िया के पंख जैसे जलने की बदबू दे रहा है तो ये वूल है। वूल क्या है आपके, वूल, ऊन, याद रखिएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं बालों के जलने जैसी बदबू दे रहा है, बालों के जलने जैसी, आपको लगेगा आपके हेयर जल रहे हैं, तो वो कौन सा फाइबर होता है, वो सिल्क होता है। कौन सा होता है, वो सिल्क होता है। और जो इसमें वूल में सल्फर प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होती है, सल्फर। क्वालिटी होती है वूल की, इसमें अलग से 3 से 4% सल्फर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जब ये जलता है तो बहुत ही खतरनाक, बहुत तेज स्मेल आती है। ठीक है, बहुत तेज स्मेल आती है वूल के जलने पर। सिल्क जलता है तो ऐसा लगेगा आपको कि बाल जल रहे हैं, बट उतनी तीक्ष्ण मतलब महक नहीं होती कि आपके नाक में लगे। बट वूल के जलने पर ऐसी महक आती है। और ये बर्निंग टेस्ट से भी प्रश्न आपसे कभी कभी बन जाते हैं। 2 टेस्ट आपको मेनली पढ़ने हैं, एक तो बर्निंग टेस्ट और एक आपको पढ़ना है माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। मुख्यतः आपसे पूछ ले जाते हैं। एक ग्रेविटी टेस्ट भी होता है, हालांकि मैंने वस्त्रों पे कराए जाने वाले टेस्ट भी आपको पढ़ाए हुए हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, एक बार आप उसे देख लेना, आप पढ़ भी लेना। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रोसेस ऑफ गिनिंग किसमें की जाती है, गिनिंग की प्रोसेस किसमें की जाती है, आंसर करेंगे सब बच्चे। गिनिंग मतलब आपके होता है ओटाई, ओटाई बोलते हैं इसे हिंदी में, है ना, बिनौले निकालना। बताइए किसमें की जाती है गिनिंग की प्रोसेस। बहुत तेजी से आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट्स का। कॉटन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, कॉटन में। ये क्वेश्चंस बनेंगे यहां से, इस बार भी बनेंगे ऐसे क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि बनेंगे। जैसे लास्ट ईयर बने थे कि एक एक टर्म आपसे पूछ रहे थे कि स्काउरिंग किस में कर रहे हैं, गिनिंग किस में करेंगे, ये बनेंगे क्वेश्चंस। तो यहां से आपको प्रोसेस जरूर ध्यान रखनी है। क्लियर है। गिनिंग की प्रोसेस, बिनौले निकालना मतलब बीजे पत्ती जो भी बड़े बड़े अंश हैं वो कॉटन से अलग करना, उसे क्या कहते हैं, हम ओटाई कहते हैं या गिनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। प्रोसेस ऑफ हैकलिंग किसमें किया जाता है, हैकलिंग, हैकलिंग की प्रोसेस किसमें की जाती है बताइए। ऐसे ही मिलेगा लिखा हुआ हिंदी में, अगर आया तो। हैकलिंग का प्रोसेस किसमें किया जाता है, कॉटन में, लिनन में, सिल्क में, वूल में, आंसर करिए। हैकलिंग का प्रोसेस आपके लिनन में किया जाता है। किसमें किया जाता है, लिनन, लिनन में किया जाता है। हैकलिंग का प्रोसेस किसमें किया जाता है, लिनन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। डीगमिंग प्रोसेस किसमें की जाती है, डीगमिंग मतलब गम को निकालना। गम मतलब गोंद, गोंद को फैब्रिक से रिमूव करने की प्रोसेस डीगमिंग कहलाती है। फैब्रिक नहीं, सॉरी, फाइबर से, रेशों से गोंद को अलग करने की प्रक्रिया डीगमिंग कहलाती है। वो कौन से रेशे हैं जिसमें गम पाया जाता है, गोंद पाया जाता है, कौन सा गोंद पाया जाता है बताइए, सबका आंसर करिए आप लोग। डीगमिंग प्रोसेस आपके सिल्क में की जाती है। सिल्क में आपके सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है, सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। जब सिल्क को आप क्रॉस सेक्शनल वाइज काटते हैं, क्रॉस सेक्शनल मतलब आप जब ऐसे हॉरिजॉन्टली काटते हैं, मतलब आड़ा काटते हैं, तब उसमें इस तरीके से आपको जो है आकृति दिखाई पड़ती है, लाइक दिस, इस तरीके से। इसके आधे भाग में जो है आपके गम होता है, दिखाई देता है, और आधे भाग में जो है आपको कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सिल्क में, फाइब्रिन प्रोटीन दिखाई देता है, फाइब्रिन प्रोटीन दिखाई देता है। जब आप माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं तो फाइबर को इस तरीके से काटते हैं, या तो लंबवत काटा जाता है या उसको अनुप्रस्थ बोलते हैं शायद उसको, क्रॉस सेक्शन को।
मतलब अनुप्रस्थ काट की जाती है, बीच में से काट दिया जाता है फाइबर को, तो वो देखा जाता है। ऐसे आप नहीं काट सकते, आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के ऊपर ये टेस्ट किए जाते हैं, तब देखते हैं। जब लंबवत काटते हैं तो सिल्क जो है बिल्कुल चमकदार एकदम छड़ जैसा दिखाई पड़ता है, बट जब क्रॉस सेक्शन वाइज इसकी कटिंग करते हैं तो सिल्क जो है आपके त्रिभुज जैसा दिखेगा, आपको त्रिकोण दिखेगा। कैसा दिखेगा? त्रिकोण, त्रिभुज दिखेंगे सिल्क में, और उसमें एक साइड आपके सेरिसन नामक गोंद होता है और एक साइड दिखाई देता है फाइब्रिन नामक प्रोटीन। क्लियर है? तो डी-गमिंग प्रोसेस आपके सिल्क पे की जाती है। सिल्क में से गम को निकालना, गोंद को दूर करने की प्रक्रिया, क्योंकि गोंद की वजह से सिल्क का फाइबर कोकून पे लिपटा होता है, चिपका होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, हॉगेट वूल। बताइए कैसी वूल है? हाई क्वालिटी वूल है, लो क्वालिटी वूल है, उच्च क्वालिटी की वूल है, या आपके ये निम्न क्वालिटी की वूल है? आंसर करिए, हॉगेट वूल। बताइए फटाफट से सब आंसर करेंगे मेरे को। हॉगेट वूल आपके उच्च क्वालिटी की वूल है, निम्न क्वालिटी की वूल है? हॉगेट वूल भी आपके उच्च क्वालिटी की वूल होती है। सबसे उच्च होती है आपके लैम्स वूल, ठीक है, मेमने वाली वूल। जब कब कितनी महीने की होती है भेड़? मुश्किल से आपके 7 से 8 महीने की होती है। जब 12 से 14 महीने की हो जाती है, मतलब 1 साल की हो जाती है, लगभग 1 से 1.5 साल की जब आपके भेड़ हो जाती है, तब वो हॉगेट कहलाती है। क्या कहलाती है? हॉगेट। आपको मिलेगा हिंदी में भी ऐसे ही मिलेगा, हॉगेट ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, हॉगेट वूल। तो हॉगेट वूल से जो वूल प्राप्त होती है, ये भी आपके मजबूत की दृष्टि से उत्तम होती है, उच्च क्वालिटी की होती है, कोमलता होती है इनमें भी, और आपके फ्लेक्सिबल होती है। छोटी छोटी हैं भेड़ें तो गंदी थोड़ी होती हैं ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा खराब थोड़ी होती है उनकी वूल, उनसे जल्दी उतार ली जाती है, तो उनकी वूल अच्छी होती है। लेकिन धीरे 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 जैसे भेड़ आपकी जो है बड़ी होती चली जाएगी, वृद्ध होती चली जाएगी, वूल की क्वालिटी भी आपके गिरती चली जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? अब देखिए सबसे पहले आपके आती है लैम्स वूल, सबसे नंबर 1 पे आपकी आती है लैम्स वूल, मतलब जो भेड़ मेमने से उतारी जाती है। आपके सबसे उच्चतम क्वालिटी की वूल आपको भेड़ से मिलती है। भेड़ में भी कई कैटेगरी होती है। सबसे पहले आती है मेमने की वूल, जो कि मुश्किल से 7 से 8 महीने की है, सबसे हाई क्वालिटी वूल इससे उतरती है। फिर वूल हो गई आपके 1 से 1.5 साल की, जिसको आप बोलते हैं हॉगेट वूल। हॉगेट वूल मतलब 1 से 1.5 साल की जो है आपकी भेड़ है, इससे भी आपके उच्च क्वालिटी की वूल मिलती है। देन आपके आती है वीदर वूल। कौन सी आती है? वीदर वूल। वीदर वूल, इसको हिंदी में भी ऐसे ही मिलेगा आपको देखने के लिए, वीदर वूल। वीदर वूल जो होती है ये भी आपके, जब एक बार भेड़ के ऊपर से बाल आपने काट लिए और जब दोबारा उस पे ऊन आती है और दोबारा उस ऊन को आप काटते हैं, उस ऊन को वीदर ऊन बोलते हैं। मान लीजिए एक बार आपने एक भेड़ से बाल उतार लिए, ठीक, जिसे वर्जिन वूल बोला जाता है। तो जिस भेड़ से, जब जैसे लैम्ब है, छोटा छोटा लैम्ब है, छोटे छोटे मेमने हैं, तो जब उनसे पहली बार आप वूल उतारते हैं तो वो वूल कौन सी होती है? वो वूल वर्जिन वूल होती है। वर्जिन मतलब आज तक कभी ये वूल उतारी ही नहीं गई उनके बॉडी से, पहली बार उनकी बॉडी से वूल उतर रहा है, उसको हम वर्जिन वूल बोलते हैं। वीदर वूल किसे बोलेंगे? पहली बार तो उतर गई, लेकिन अब दूसरी बार वूल आया है और दूसरी बार वो वूल आपने उतार रहे हैं आप, तो उसको आप क्या बोलते हैं? वीदर वूल बोलते हैं। तो डिफरेंस समझ में आया वर्जिन में और वीदर में? समझ में आया? अब एक क्वालिटी होती है, 3 तो आपको समझ में आ गई, 3 क्यों? आपको 4 समझ में आ गई, वर्जिन वूल, लैम्स वूल, हॉगेट वूल, वीदर वूल। एक आपकी होती है स्टूडेंट फ्लीज वूल और एक होती है पुल्ड वूल। फ्लीज वूल ऐसे लिखा आएगा, फ्लीज वूल। हाँ, तो जब जिंदा भेड़ के शरीर से आप ऊन को उतारते हैं उसे फ्लीज वूल के नाम से जानते हैं। जब मरी हुई भेड़ की आप जो है खाल खींच खींच के, कोई लोग वूल को जब खींच खींच के वूल निकाली जाती है, उसको हम बोलते हैं खींची गई ऊन, अर्थात पुल्ड वूल। ये अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। फ्लीज वूल तक सब अच्छी क्वालिटी की होती हैं आपके, ठीक है। सबसे हाई क्वालिटी लैम्स वूल, उससे भी हाई क्वालिटी आपके वर्जिन वूल लैम्स वूल को ही बोल सकते हैं आप एक तरीके से। मतलब पहली बार आपसे पूछा जाए, पहली बार वूल उतार रहे हैं, तो वो कौन सी वूल है? वर्जिन वूल है। फिर आपके लैम्स वूल, फिर हॉगेट वूल, फिर आपके मैंने कौन से पढ़ाई? वीदर वूल और फ्लीज वूल। यहां तक तो सब अच्छी क्वालिटी होती हैं। अब पुल्ड वूल से सारी आपके खराब क्वालिटी आने लगती है। पुल्ड वूल तो मरी हुई, जब मरी हुई आप भेड़ से क्या उतारते हैं? खींच खींच कर रेशा निकालते हैं, तो वो पुल्ड वूल कहलाती है, ये खराब होती है। एक होती है आपके डेड वूल। डेड वूल मतलब अचानक मृत्यु हो गई भेड़ की, ठीक है, किसी भी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई और फिर आपने उस पे से जो है ऊन को उतारा, उसे आप मृत ऊन बोलते हैं, अर्थात लो ग्रेड वूल होती है, डेड वूल बोलते हैं उसे। तो पुल्ड वूल और डेड वूल में मतलब समझ में आया आपको? ठीक है, आगे देखिए स्टूडेंट्स,
एक आपके टाइप होता है, क्वेश्चन पूछा गया है दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूं, कॉट्टी वूल एंड टेगलॉग वूल और कारपेट वूल। कॉट्टी वूल, ठीक। हॉगेट वूल, एक होती है कारपेट वूल, कारपेट बनाने के लिए आपके यूज की जाती है, बहुत ही निम्न क्वालिटी की वूल होती है ये तीनों वूल्स। तो कॉट्टी वूल, जब भेड़ें विपरीत जलवायु परिस्थिति में पलती हैं, अब भेड़ों को कहाँ होना चाहिए, भेड़ों को होना चाहिए एकदम जहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो वहां पर उनका रेशा वगैरह अच्छा होगा। जैसे आपके सबसे अच्छी वूल आपको मिलेगी देखने के लिए लद्दाख वगैरह की। लद्दाख में इतना ठंड होता है, शायद चांगपा जनजाति है, मैंने ये एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, मेरे को समय ध्यान नहीं आ रहा है, शायद लांगपा थांगपा चांगपा कुछ जनजाति है, तो वहां पर जो भेड़ें पाई जाती हैं उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप मान लो कहीं गर्मी है और वहां भेड़ें पल रही हैं, मेरे तो नोएडा में भी मैं भेड़ें देखती हूँ, चराते हैं लोग आकर के खाली जगह पे, तो यहाँ पे उतनी अच्छी वूल थोड़ी मिलेगी, तो उसको आपके कॉट्टी वूल के नाम से जाना जाता है। कॉट्टी वूल मतलब जो भेड़ें विपरीत जलवायु परिस्थिति में पल रही हैं, उनके भोजन पर भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उनके उलझे गंदे अच्छे बाल नहीं होंगे और उनको ज्यादा ठंडी नहीं मिलेगी, तो उनकी वूल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होगी, तो वो आपके कॉट्टी वूल होती है। सेम आपके टेगलॉग वूल, निम्न क्वालिटी का वूल आपके क्या है, टेगलॉग वूल। निम्न क्वालिटी का वूल आपके कॉट्टी वूल भी है, और कारपेट वूल भी आपके निम्न क्वालिटी का वूल है। जो बिल्कुल टूटे फूटे भदरंग वूल्स होते हैं, उनसे आपके कारपेट वगैरह बनाया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो कौन कौन सी हाई क्वालिटी वूल है, वर्जिन वूल, मेरे साथ बोलेंगे सब, वर्जिन वूल। और कौन सी है आपके, लैम्स वूल मतलब मेमने वाली वूल। और कौन सी है आपके, बताइए, हॉगेट वूल, वेरी गुड। इसके अलावा वीदर वूल, इसके अलावा आपके आ जाएगा फ्लीज वूल, फ्लीज मतलब जिंदा भेड़ से उतारी गई। और पुल्ड वूल, डेड वूल, कॉट्टी वूल, हॉगेट वूल और कारपेट वूल, ये 5 आपकी कैटेगरी कैसी है, खराब, निम्न कोटि की। क्लियर हो गया, 5 उच्च कोटि की, 5 निम्न कोटि की। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, यहां से प्रश्न बन जाते हैं, दैट्स वाई टॉपिक पूरा मैंने आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 20, कार्बोनाइजिंग की प्रोसेस किसमें की जाती है, कार्बोनाइजिंग। आंसर आना चाहिए बहुत तेजी से, सही लिखा है ना मैंने हिंदी में कार्बोनाइजिंग। बताइए कार्बोनाइजिंग की प्रोसेस किसमें की जाती है, आंसर करिए सब लोग। जब आप वूल की बात करते हैं, तो वूल में सबसे पहले शेयरिंग होती है शेप की, मतलब भेड़ से आप वूल को उतारते हैं, फिर आप उसकी क्या करते हैं, उसको छांटते हैं, ग्रेड देते हैं, लंबी ऊन को अलग ग्रेड देते हैं, छोटी ऊन को अलग ग्रेड देते हैं, या उसकी पेट से जो वूल उतारी गई है उसको अलग ग्रेड मिलता है, उसके पैरों से जो वूल उतारी है उसको अलग ग्रेड मिलता है। देन आपके आता है वॉशिंग एंड स्काउरिंग, पूछा भी गया था आपसे, वूल को धुलते हैं, तो वूल को धुलना ही आपके कार्बोनाइजिंग कहलाता है। कार्बोनाइजिंग प्रोसेस जो है वो मुख्यतः मैंने बात करी है मुख्यतः वूल में की जाती है, और इसमें आपके जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जो हमारे पेट में पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से धुला जाता है कार्बोनाइजिंग में, ठीक है। किससे धुला जाता है, H2SO4 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है वूल को धुलने में, और यही प्रोसेस क्या कहलाती है, कार्बोनाइजिंग। एम आई क्लियर और नॉट, क्लियर, चलिए गुड। नेक्स्ट वी मूव ऑन। करघे द्वारा बुनकर जो तैयार वस्त्र होता है वो क्या कहलाता है, जब करघे से वस्त्र बुनकर आता है क्या कहलाता है, फटाफट आंसर दो। ग्रे गुड्स, क्या कहलाता है, ग्रे गुड्स, ठीक है, ग्रे गुड्स, या फिर आप उसको बोलेंगे अनफिनिश्ड फैब्रिक, अनफिनिश्ड फैब्रिक। चलिए अपरिष्कृत वस्त्र, क्लियर है, आगे चलिए। यांत्रिक परिसज्जा का उदाहरण है, हमने परिसज्जा पढ़ी थी, फिनिशेस सभी को पता है, 2 तरीके की होती है, एक मैकेनिकल एक केमिकल, मैकेनिकल एंड केमिकल। जब आप यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, मशीन्स का प्रयोग कर रहे हैं तो मैकेनिकल, और जहां आप रसायन का प्रयोग कर देते हैं वो हो जाती है केमिकल। तो इनमें से कौन सी बताइए यांत्रिक परिसज्जा का उदाहरण है, सीजिंग, मर्सराइजिंग, अग्नि प्रतिरोधक या कीट अवरोधी। आंसर करेंगे बहुत तेजी से सब बच्चे। सीजिंग, सीजिंग जो है वो आपके यांत्रिक परिसज्जा का उदाहरण है। क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट्स को।
एक सीजिंग बोलो या साइजिंग बोलो इसको, मतलब कड़ा करना, और एक सिंजिंग अलग होता है, दोनों अलग अलग हैं। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। परिसज्जा किस पर की जाती है? वस्त्र पर, रेशे पर, दोनों पर या धागों पर? आप फिनिशेस किसको देते हैं बताइए? फैब्रिक को देते हैं, फाइबर को देते हैं, या फिर आप यार्न को देते हैं? किसको देते हैं? फिनिशेस ध्यान रखेंगे हमेशा आपके फैब्रिक पे की जाती है, वस्त्र पे की जाती है। वहीं अगर मैं यहाँ पे डाइंग पूछ लेती तो आंसर होता उपरोक्त तीनों पर। डाइंग, रंग तो हम आपके धागे की अवस्था में भी रंग सकते हैं और आपके रेशों की अवस्था में भी रंग सकते हैं, और जब वस्त्र बन जाता है तब भी हम उसको रंग सकते हैं। परंतु परिसज्जा जो है वो आपके जब स्पेशली वस्त्र बन जाता है तब हम उसको परिसज्जा देते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। रासायनिक परिसज्जा का उदाहरण बताइए। केमिकल फिनिश का एग्जांपल दीजिए। टेंटरिंग, कुटाई, नेपिंग, फफूंदी रोधक। टेंटरिंग, कुटाई का मतलब होता है बीटलिंग या बीटिंग, नेपिंग, और आपके फफूंदी रोधक। फफूंदी को क्या बोलते हैं? मिल्ड्यू ना, नहीं, हाँ मिल्ड्यू प्रूफिंग बोलेंगे, मॉथ प्रूफिंग बोलेंगे। मॉथ मतलब तो कीड़ा होता है, फफूंदी को मिल्ड्यू ही बोलेंगे। आगे चलिए बताइए, आंसर करिए। हाँ, मिल्ड्यू प्रूफिंग ही बोलते हैं फफूंदी को। रासायनिक परिसज्जा का उदाहरण है मिल्ड्यू प्रूफिंग, फफूंदी रोधक। अब इसमें आंसर करिए आप लोग मुझे, किस किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? मैंने जब पढ़ाया था टेक्सटाइल रिवाइजन, जब कराया है रिवीजन, तब बताया था उस दिन मैंने, किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है फफूंदी रोधक में? आंसर करिए बहुत तेजी के साथ। टर्पेंटाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड बताया था ना मैंने। टर्पेंटाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग आपके फफूंदी रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, बताया था ना मैंने। लेकिन स्पेशली आपसे पूछा जाए टर्पेंटाइन और आपके जो है फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो वो आपके किया जाता है फफूंदी अवरोधक, मिल्ड्यू प्रूफिंग के लिए। मतलब वस्त्र पे फफूंदी ना लगने पाए, क्योंकि कभी कभी वस्त्र को साइजिंग किया जाता है, कड़ा किया जाता है, मांडी लगी होती है ताकि अच्छे से जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सके। लेकिन ज्यादा मांडी लगी होगी वस्त्र पर आपके तो उस पर कीड़ा लगने का, फफूंद लगने का, कीड़ा मतलब मौत, फफूंद मतलब फफूंदी, मिल्ड्यू लगने के चांसेस रहते हैं। तो इसके लिए फैब्रिक के ऊपर अलग से क्या फिनिशेस लगा दी जाती है? मिल्ड्यू प्रूफिंग के केमिकल्स का यूज करते हैं, टर्पेंटाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है? आगे चलिए। मोयरिंग एक परिसज्जा है, वस्त्र की सतह पर डैश के समान नमूने बनाए जाते हैं। मोयरिंग परिसज्जा में वस्त्र की सतह पर किस तरीके के नमूने आपको देखने के लिए मिलते हैं बताइए? किस तरह के नमूने आपको वस्त्र की सतह पर देखने के लिए मिलते हैं मोयरिंग में? मोयरिंग में जल्दी बताइए। वेरी गुड। पानी की लहर के समान या लहरों के समान आपको जो है मोयरिंग में आपको वस्त्र पर देखने के लिए मिलते हैं, मोयरिंग परिसज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। मर्सराइजिंग क्रिया में डैश रसायन का प्रयोग होता है। मर्सराइजिंग प्रोसेस में किस रसायन का प्रयोग करते हैं? मर्सराइजिंग प्रोसेस जो है वो आपके रासायनिक परिसज्जा का उदाहरण है, जिसमें आपके किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर करिए। मर्सराइजेशन में कास्टिक सोडा, किसका प्रयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है, और ये आपके स्पेशली कॉटन के फैब्रिक पर चमक लाने के लिए की जाती है। जॉन मर्सर ने इस प्रक्रिया को खोजा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 27। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर टू यार्न? आंसर करिए। फाइबर टू यार्न, फाइबर से यार्न बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वेरी गुड, स्पिनिंग, कताई। क्या कहलाती है आपके? स्पिनिंग, कताई कहलाती है। क्लियर है? सब आंसर करेंगे कताई। आगे चलते हैं। 28 का आंसर दीजिए। कपास कपड़ा मिलों में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? कपास कपड़ा मिल्स, मतलब मिल्स में, फैक्ट्रीज में कपड़ा चला गया बनने के लिए, तो कौन सा प्रोसेस नहीं होगा बताइए? कताई, बुनाई, डिजाइनिंग या ओटाई? आंसर करिए। ओटाई मतलब गिनिंग का प्रोसेस, कताई मतलब स्पिनिंग, बुनाई मतलब वीविंग, डिजाइनिंग मतलब डिजाइनिंग, प्रिंटिंग, डिजाइनिंग। कौन सा नहीं होता है? नहीं पूछा है, शामिल नहीं है। आंसर करेंगे सब। भाई फैब्रिक बनने के लिए कपास चली गई है मिल्स में,
तो गिनिंग नहीं होगी, गिनिंग तो पहले ही हो जाएगी ना। हार्वेस्टिंग के बाद सबसे पहला प्रोसेस तो आपके क्या कर लेते हैं, गिनिंग कर लेते हैं। उसके बाद आपके बहुत सारी प्रोसेस होती है, कार्डिंग तक कर लेते हैं, कॉम्बिंग कर ले। कार्डिंग करने के बाद जो है आपके फैब्रिक पहुंचा दिया जाता है, मोस्टली आपके जो फाइबर है वो पहुंचा दिए जाते हैं फैक्ट्रीज में। फिर वहां उन पे कॉम्बिंग करते हैं, उन्हें रेशे से समानांतर कर लेते हैं। जब कॉम्बिंग कर लेते हैं तब जाकर के आपका जो रेशा है वो स्पिनिंग मशीन पे चढ़ता है। ड्राइंग आउट करते हैं, रोविंग करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं, स्लिवरिंग बनाते हैं, देन फिर जाके उसकी स्पिनिंग होती है, कताई होती है, धागा बनता है। समझ में आ गया? तो ओटाई नहीं होती है आपके फैक्ट्रीज में जाकर के। क्लियर? नेक्स्ट बताइए, किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस शहर को? मैनचेस्टर का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में आपके फैब्रिक बनता हो, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन होता हो। बताइए, राजस्थान का मैनचेस्टर आप किसे कहेंगे? कोटा, पाली, भीलवाड़ा, ब्यावर, किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत में हमारे बहुत अच्छे मात्रा में वस्त्र का उत्पादन होता है, ठीक है, वस्त्र फैब्रिक प्रोडक्शन होता है। कॉटन तो खैर नंबर 1 पे ही है हमारे देश में। आई थिंक सिल्क में नंबर 2 है, ये हाँ नंबर 2 है सिल्क में, क्योंकि चीन नंबर 1 पे है, फिर सिल्क में नंबर 2 पर है भारत। तो ये नंबर तो खैर नहीं पूछे जाते हैं आपसे, लेकिन हाँ भारत का इस समय कॉटन में नंबर 1 पे जो है नाम है। भीलवाड़ा में जो है आपके राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, मैंने ऐड कर दिया, डोंट माइंड। नेक्स्ट देखते हैं, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व। यहाँ गायब हो गया, मैं लिख देती हूँ, आंसर करिए। विश्व में कपास का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, कौन है? इंडिया, भारत। कौन है? भारत। भारत वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? कपास का, कॉटन का। आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। भारत कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद चीन है, फिर अमेरिका का स्थान है। भारत में वर्ष 2019 और 20 का डेटा है, 6.42 मिलियन मापीय टन कपास का उत्पादन होता है, ठीक है। प्रमुख जो कपास के उत्पादन में जो राज्य हैं उसमें नंबर 1 है गुजरात, फिर है महाराष्ट्र, फिर है तेलंगाना। पहले कभी महाराष्ट्र हुआ करता था आपके कॉटन प्रोडक्शन में, लेकिन नाउ इस समय प्रेजेंटली गुजरात का नाम नंबर 1 पे है कॉटन प्रोडक्शन में, ठीक है, गुजरात। और ये आपसे कभी पूछते नहीं है, ये बहुत जीके के क्वेश्चन है, जीके में पूछ लेते हैं, लेकिन हाँ ये पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कपास का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत है, सॉरी देश कौन सा है, तो भारत है, ठीक है। राज्य तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्र एवं परिधान में निम्न विषय नहीं आते, कौन से विषय नहीं आते हैं? 31 का आंसर दीजिए। सिलाई, बुनाई, बंदेज, नर्सरी, स्कूल खोलना। वस्त्र विज्ञान या वस्त्र परिधान में क्या नहीं आता है? आंसर करेंगे सब। वस्त्र परिधान में भाई नर्सरी, स्कूल खोलना तो नहीं आता है। क्लियर? आगे 32 का आंसर करेंगे सब स्टूडेंट्स। किस वस्त्र पर रगड़ का हानिकारक प्रभाव पड़ता है? रगड़, फ्रिक्शन है ना, अब्रेजन, रगड़ का किस पे प्रभाव पड़ता है? बहुत बुरा। सूती पर, ऊनी पर, सिल्क पर, किस या इनमें से किसी पर भी नहीं। तो किस पर पड़ता है रगड़ का प्रभाव बहुत बुरा? सिल्क पर। किस पे पड़ता है? सिल्क पर। सिल्क तो फट जाएगा ज्यादा रगड़ने पर। आगे बढ़ते हैं। तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता हैं? तिरछी लकीरें हैं, डायगोनल लाइंस किस में देखने के लिए मिलती हैं? किस बुनाई में? आंसर करेंगे सब बच्चे बहुत तेजी के साथ। तिरछी लकीरों का प्रभाव ट्विल वीव, ऑप्शन नंबर ए, ट्विल वीव में तिरछी लकीरें देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा आपको जिगजैग देखने के लिए मिले लाइक दिस, ये भी हैरिंग बोन ट्विल है, ऐसा भी प्रभाव, जिगजैग प्रभाव भी आपको जो है ट्विल वीव में देखने के लिए मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ते हैं। खाकी, तामचीनी, ये किसके एग्जाम्पल हैं? खाकी और तामचीनी वस्त्र किस बुनाई के एग्जाम्पल हैं? ट्विल के, डॉबी के, स्वीपवेल के, जिकार्ड के। आंसर करिए। खाकी और तामचीनी, सब लोग देख लीजिए और आंसर करिए। खाकी और तामचीनी किसके एग्जाम्पल हैं? किस वीव के एग्जाम्पल हैं? किस वीव से बुने हुए ये वस्त्र हैं? ये ट्विल वीव के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। किसके एग्जाम्पल हैं? ट्विल वीव के। खाकी, गैबर्डीन, ड्रिल, सर्ज, टेबल लिनन,
इसके अलावा आपके कश्मीरा, ट्विड और आपके तामचीनी, ये सब जो है आपके ट्विल वीव के एग्जाम्पल हैं। समझ में आ गया? ट्विल वीव के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। डेमस्क और नेपरी ये किस बुनाई के उदाहरण हैं? किस बुनाई से बने हुए वस्त्र हैं? डेमस्क या आप इसको डेमास्क भी बोलते हैं, एंड नेपरी, नेपरी ये किस बुनाई के एग्जाम्पल है? आंसर करिए। ट्विल के, डॉबी के, स्वीववेल के या जैकार्ड के? किस बुनाई के उदाहरण हैं ये? मैंने जानबूझ के दो दो रखे हैं कि चलो एक नाम तो आपने जरूर पढ़ा होगा। हालांकि आपको एग्जाम में एक ही नाम मिलेगा, जैसे लास्ट ईयर मिला था टेबल लिनन। ऐसे अगर एग्जामिनर बनाएगा तो एक ही नाम देगा। किसके एग्जाम्पल हैं ये? डेमस्क और नेपरी। डेमस्क जो आपने जरूर पकड़ा होगा, ये जैकार्ड बीफ के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? जैकार्ड बीफ के एग्जाम्पल हैं। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीता आंध्र प्रदेश जाती है, ठीक है, और वहां वो 2 साड़ियां खरीदती है जो विशेष रूप से वहां पर बनाई जाती हैं। वह कौन सी साड़ी हैं? बताइए। कलमकारी कांथा, पोचमपल्ली कलमकारी, पोचमपल्ली कांजीवरम, कलमकारी और चंदेरी। आंसर करिए सब बच्चे। आंध्र प्रदेश की 2 साड़ियों के नाम बताइए। वो आंध्र प्रदेश गई है शॉपिंग करने, कौन सी साड़ियां लाएगी खरीद के आंध्र प्रदेश से? बुलाएगी पोचमपल्ली और कलमकारी। वेरी गुड। कौन सी लाएगी? पोचमपल्ली और कलमकारी। अगर पोचमपल्ली की बात करें, स्पेशली आपसे पूछे, नाउ अडेज पोचमपल्ली आपके तेलंगाना में है। वैसे आंध्र प्रदेश की ये प्रमुख साड़ियां हैं, लेकिन हाँ अगर इस समय देखें तो पोचमपल्ली आपके तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। एक तरफ लिखा है आपके सामने वस्त्र का प्रकार और एक तरफ लिखा है राज्य। जैसे फिरन जम्मू कश्मीर से संबंधित है, पानो भाजू पश्चिम बंगाल से संबंधित है, राहिदे हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और फुलकारी पंजाब से संबंधित है। इनमें से एक सही नहीं है जोड़ा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन बताइए फटाफट से आप लोग। क्या आंसर होगा इसमें? देखिए, फुलकारी पंजाब बिल्कुल ठीक, राहिदे हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सही, फिरन और गब्बा आपने पढ़ा होगा जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही, पानो भाजू पश्चिम बंगाल से संबंधित नहीं है। अब ये आपका होमवर्क है कि आप ढूंढेंगे पानो भाजू कहाँ का काम है, क्या काम है पानो भाजू और ये किस जगह से संबंधित है। समझ में आया? मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर, ये चीज आप ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा आपको तब मैं बताऊंगी। एक तो काम आप करेंगे ना, होमवर्क है आपके लिए, इंटरेस्ट बढ़ता है इससे और 4 चीजें नई जानने को मिलती हैं। तो पता करेंगे आप पानो भाजू जो है ये कहाँ का काम है। जिन्हें पता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनके लिए है, ठीक है। बताएंगे, ढूंढेंगे आप, बताएंगे किस राज्य से संबंधित है। फिरन और गब्बा तो आपने सुना ही, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट बताइए, कश्मीरी गाउन को किस रूप में जाना जाता है? कश्मीर में गाउन टाइप का पहनती हैं लेडीज लंबे लंबे से, ये इसको एक नाम दिया जाता है। फिरन, अंगराम, बुगतार या अचकन, किस नाम से जानते हैं कश्मीरी गाउन को? कश्मीरी गाउन को आपके फिरन के ही नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फिरन। गब्बा और फिरन आपने सुना होगा, ये दोनों जो है आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित वस्त्र हैं और फिरन जो है वो कश्मीरी गाउन को बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर है, पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? पश्मीना वूल जो कि बहुत बहुत हाइब्रिड वूल होता है, बहुत महंगा वूल होता है, पश्मीना शॉल वगैरह बनती हैं इससे। ये किससे मिलता है? भेड़ से, ऊंट से, बकरी से या अल्पेका से? अल्पाका होता है, वैसे तो अल्पेका लिखा है, कोई बात नहीं। पश्मीना ऊन आपके बकरी से मिलता है। किससे मिलता है? बकरी से। पश्मीना ऊन आपके बकरी से मिलता है, वहां ऐसी बकरी पाई जाती है जो कि पश्मीना ऊन देती हैं। आगे देखिए, स्टाइल निम्न में से किसका संशोधित रूप है? स्टाइल, आप स्टाइल किसे बोलेंगे? फैशन को बोलेंगे, फैशन ट्रेंड को बोलेंगे, फैड को बोलेंगे, इनमें से किसी को नहीं बोलेंगे। किसको बोलेंगे आप? स्टाइल। हम बोलते हैं ना इस समय तो यार ये चीज स्टाइल में है, बहुत स्टाइलिश है, ये स्टाइल चल रहा है इस समय। तो स्टाइल हम जो टर्म है ये फैशन के साथ यूज करते हैं, फैशन का सिनोनिम है स्टाइल। आई बात समझ में?
फैशन जो आप बोलते हैं कि कोई चीज़ आप हम बोलते हैं इस समय ये स्टाइल बहुत चल रही है, ऐसा स्टाइल की जीन्सें आ रही हैं, इस स्टाइल के टॉप आ रहे हैं, इट मीन्स ये फैशन इस समय बहुत चल रहा है। तो स्टाइल जो है ये फैशन से संबंधित रखती है, संशोधित रूप है, ठीक है, आपके क्या, फैशन का। नेक्स्ट देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा फैशन। 42 का आंसर देखिए, फैशन से एक आध क्वेश्चन कभी कभी टीजीटी में पूछ लेते हैं। फैशन, फैशन थ्योरीज, फैशन टर्मिनोलॉजी, फैशन साइकिल, मैंने सब पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं चैनल पर। एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, मैंने वही बेसिक क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड भी किया है। नेक्स्ट देखिए, मल्टी स्ट्रैंड्स यान किस प्रकार का यान है, कैसे यान है, मल्टी स्ट्रैंड्स। मल्टी स्ट्रैंड समझते हैं, मतलब बहुरेशीय धागे हैं, बहुरेशीय, एक धागे में आपके बहुरेशीय हैं। तो ये किस प्रकार का यान हुआ, साधारण यान है, नॉवेल्टी है, मिश्रित है, या सभी है, बहुत ध्यान से आंसर कीजिएगा। मल्टी स्ट्रैंड्स की बात आ रही है, स्ट्रैंड्स मतलब बहुत सारे रेशे हैं उसमें, अगर आप उसे खेलेंगे तो कई सारे रेशों से मिलकर एक धागा बना है, ये साधारण यान का एग्जाम्पल है। सिंपल यान में आपने पढ़ा था इकहरा, दोहरा, मल्टी यान्स पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मल्टीप्लाई यान्स बोलते हैं इन्हें, मल्टीप्लाई, ठीक है, साधारण यान का एग्जाम्पल है। 43 का आंसर करिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुनाई का प्रकार है, वीव का एग्जाम्पल है, सादी बुनाई, ट्विल वीव, साटिन बुनाई, या सभी। बुनाई के एग्जाम्पल है, बुनाई के आपके तो सभी एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेरी गुड। 44 का आंसर दीजिए, किस विधि में कपड़े पे उभरी हुई आकृति रोलर्स के बीच में से गुजारने पर बनती हैं, और उभरी हुई आकृति बनानी है आपको, उभारा हुआ आकृति आपको मिले, कैलेंडरिंग कहते हैं, इम्बोजिंग कहते हैं, ब्रुशिंग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, आंसर करिए। किस विधि में कपड़े पर आप उभरा उभरा सा आकार देखते हैं, किस विधि से आपको मिलेगा, एम्बोजिंग। ये कौन सी फिनिशेस है आपके, एम्बोजिंग, फैब्रिक पे आपको एम्बोज्ड मिलेगा, फैब्रिक पे आपको क्या मिलेगा, उभरा उभरा सा दिखेगा डिजाइन, क्लियर है। 45 का आंसर कीजिए, काफी लंबे से चले आ रहे आउटफिट्स को फैशन में क्या बोला जाता है, काफी लंबे से चले आ रहे हैं ये आउटफिट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, वो फैशन इंडस्ट्री में, या उसको किस नाम से बोलेंगे आप, स्टाइल, बेसिक, या क्लासिक, फैड, या इनमें से कोई नहीं, क्या बोलेंगे आप। इसे स्टूडेंट्स बेसिक या क्लासिक बोलते हैं, कहते नहीं यार ये तो बहुत क्लासिक लुक है, क्लासिक लुक है मतलब ये एक ऐसा फैशन है जो लंबे समय तक फॉलो किया जाता है, लंबे समय से चला आ रहा है, ठीक है, बहुत बेसिक है, बहुत क्लासिक है। ऐसे नहीं बोलते हम लोग, कोई चीज़ देने जाते हैं कहते हैं यार ये तो क्लासी लुक है, मतलब ये डिज़ाइन कभी ऐसा नहीं होता है, कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो कभी भी आपके नहीं जाते मार्केट से, ऑलवेज बने रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लासिक लुक, क्लियर है। तो लंबे समय से अगर कोई फैशन आपका चला आ रहा है उसके लिए अगर आप टर्म यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं क्लासिक। फैशन का अगर आप सिनोनिम देंगे तो वो होता है स्टाइल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बटन शब्द, बटन लगाते हैं सब लोग, बटन फ्रेंच शब्द के बॉटन से हुई है, इसका अर्थ क्या होता है। बटन, गोल वस्तु को बटन बोलते हैं, बेलनाकार वस्तु को आप बटन बोलते हैं, चौकोर वस्तु को आप बटन बोलते हैं, या त्रिकोण वस्तु को आप बटन बोलते हैं। जो बटन शब्द है इसकी उत्पत्ति आपके फ्रेंच शब्द बॉटन से हुई है, इसका अर्थ है गोल वस्तु। नॉर्मली जो बटन्स होते हैं वो आपके गोल होते हैं, है ना, गोल ही तो होते हैं शर्ट्स वगैरह में लगे हुए। हम एक स्पेसिफिक नॉर्मल बात कर रहे हैं, नॉर्मल सबकी शर्ट्स में गोल बटन लगे होते हैं, तो गोल आकृति को उन्होंने बटन बोला है। क्या बोला है, बटन। और वो किससे लिया गया है, फ्रेंच वर्ड बॉटन से लिया गया है। क्लियर है, सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ पर। आगे बढ़े, 47 का आंसर बताएंगे। कौन से गले की वी शेप होती है, यहाँ पे नेकलाइंस ली हुई हैं, लिखी हुई हैं, और वी शेप इनमें से किसको बोलेंगे बताइए। मैंने आपको नेकलाइंस नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नेकलाइंस पढ़ानी है, हालांकि मैंने आपको वो तो पढ़ाया है, आई थिंक योग पढ़ाया है मैंने आपको। योग जो कि आपके गले में, बैक में और कूल्हे पे लगा सकते हैं। योग का फैब्रिक को डिज़ाइन देने के लिए लगाया जाता है, ऊपर से एक अलग से कपड़ा लगाते हैं या उसी कपड़े का उसको काट करके लगाने को उसे योग बोलते हैं। योग पढ़ाया है मैंने आपको, शायद मैंने आपको ये पढ़ाएंगे, स्लीव्स और कॉलर्स पढ़ाए हैं, शेप्स नहीं पढ़ाए हैं, गले के नेकलाइंस नहीं पढ़ाएंगे। कौन से गले की वी शेप होती है, स्वीट हार्ट गले को वी शेप के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। किससे जाना जाता है, स्वीट हार्ट।
वी शेप का जो गला होता है उसका नाम है फैशन इंडस्ट्री में, उसे स्वीट हार्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? सबको समझ में आया? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। आंसर करिए। जब डिजाइन के मूल तत्व और सिद्धांत एक साथ काम करते हैं तब ये सफलतापूर्वक पैदा करते हैं। डिजाइन के आपके 5 सिद्धांत हैं, ठीक है, और वो एक साथ काम कर रहे हैं तो वो क्या पैदा करेंगे आपके लिए? एक रूपता मतलब हार्मनी, संतुलन मतलब बैलेंस, लय मतलब रिदम, या अनुपात पैदा करेंगे, प्रोपोर्शन पैदा करेंगे। आंसर करिए भाई। डिजाइन्स का, कलर्स का तो यूज हम अपने फैब्रिक इंडस्ट्री में भी करते हैं ना, हमारे फैब्रिक्स में भी तो हम कलर्स का और डिजाइन्स का यूज करते हैं। तो डिजाइन्स के प्रिंसिपल हैं, 5 प्रिंसिपल्स हैं, आपको पता है, चाहे आप उसकी होम मैनेजमेंट में बात करिए, चाहे आप उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बात करिए, आप उनको एक साथ यूज कर रहे हैं। अगर वो एक साथ यूज हो रहे हैं तो वो आपको एक रूपता प्रदान करेंगे ना, हार्मनी प्रदान करेंगे ना। आंसर क्या हो जाएगा? एक रूपता। नेक्स्ट बताइए, 49 आंसर दीजिए। वस्त्र निर्माण के लिए धागों में लूप बन रहे हैं, निर्मित करना क्या कहलाता है? लूप बन रहे हैं, लूप। फैब्रिक कंस्ट्रक्शन में धागों से लूप बन रहे हैं, लूप्स बन रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? आंसर करिए सब लोग। पिकिंग, निटिंग, वीविंग या स्पिनिंग? इंटरलूपिंग ऑफ यार्न इज निटिंग। क्या होती है? निटिंग। धागों में लूप्स बन रहे हैं, निटिंग। वीविंग में आपके 2 तरीके के यार्न्स का प्रयोग किया जाता है, वॉप एंड वेफ्ट यार्न्स का, है ना। निटिंग जो है वो आपके एक ही तरीके के धागों से हो जाती है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा ऊन जो बुनता था, स्वेटर जो बुनती थी मम्मी, एक ही धागे से पूरा स्वेटर बुन देती थी, मतलब ताने बाने के लिए कभी कभी अलग अलग धागों का यूज नहीं करती थी। ऐसा नहीं है कि करते नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। और निटिंग हमने पढ़ा है 2 तरीके से होती है, वॉप निटिंग एंड वेफ्ट निटिंग, है ना, वॉप निटिंग एंड वेफ्ट निटिंग। जो वॉप निटिंग होती है वो केवल और केवल आपके मशीनों द्वारा होती है, इसलिए वो बहुत अच्छी होती है, उच्च गुणवत्ता वाली होती है। रैशल, मिलानीज आपके उसके एग्जाम्पल होते हैं, और ट्राइकोट। और जो वेफ्ट निटिंग होती है उसके आपके पर्ल निटिंग है, जिसको पूछा गया था लास्ट ईयर के उल्टे फंदे बनते हैं, उल्टी बुनाई बोलते हैं, मोती जैसे उभार आते हैं, पर्ल निटिंग बोलते हैं उसे। ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर है? 50 का आंसर दीजिए। रक्त के धब्बे किस धब्बे के अंतर्गत आते हैं? ब्लड के स्पॉट वनस्पतिक धब्बे हैं, पशु संबंधी हैं, विविध मतलब कुछ भी, या खनिज संबंधी है? आंसर करिए। रक्त के धब्बे आपके, ब्लड के स्पॉट आपके पशु संबंधी धब्बों में आते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, प्रोटीन जो भी धब्बा होता है उसे हम गर्म पानी से नहीं धोएंगे। गर्म पानी से धोने पर वो और ज़्यादा उसमें फिक्स हो जाएगा, कोगुलेट हो जाएगा, ठीक है। हमेशा ठंडे पानी का यूज़ करेंगे हम। कैसे धब्बों को धोने के लिए? ब्लड वाले धब्बे हैं या कोई भी प्रोटीन वाला धब्बा है, उसे हम कैसे धोएंगे? ठंडे पानी से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आपने किए होंगे प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट देखिए, कपड़ों में ढीलापन लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ढीलापन लाना है हमें कपड़े में तो वो क्या कहलाती है? ड्राफ्ट, लेआउट, ईज या पैटर्न मेकिंग? क्या बोलेंगे उसे हम? अगर हमें कपड़े में ढीलापन लाना है तो उसको बोलते हैं ईज। क्या बोलते हैं? ईज। जबकि ड्राफ्ट बनाना, पैटर्न मेकिंग करना, लेआउट बनाना है तो सब एक ही चीजें हो गई ना, लेकिन ईज अलग है आपसे। ढीलापन डालने की प्रक्रिया कपड़ों में ईज कहलाती है। कहते हैं ना, थोड़ा ईज डाल दो इसमें, ईज कर दो फैब्रिक में, वो आपके ढीलापन लाने की बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाटिक और टाई एंड डाई प्रतिरोधक सजावट तकनीक है। क्या ये बात सच है या ये बात गलत है? ट्रू एंड फॉल्स। बाटिक एंड टाई एंड डाई जो है वो रेजिस्ट प्रिंटिंग के एग्जाम्पल्स हैं। आंसर करिए। या रेजिस्ट स्टाइल के एग्जाम्पल्स हैं? बताइए, ट्रू एंड फॉल्स। तेजी के साथ आंसर करिए सब बच्चे। ट्रू, एकदम ट्रू बात है, सत्य बात है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर करिए। बताइए, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। बताइए, ट्रू एंड फॉल्स। कताई मतलब स्पिनिंग। स्पिनिंग वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। बताइए, ट्रू एंड फॉल्स। तेजी के साथ आंसर आना चाहिए। फॉल्स। कताई वस्त्र निर्माण की नहीं, कताई धागा निर्माण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? धागा निर्माण की, यान कंस्ट्रक्शन की। फाइबर से यान हम स्पिनिंग से बनाते हैं, लेकिन यान से फैब्रिक हम निटिंग, वीविंग, फेल्टिंग से बनाते हैं।
ठीक है, तो कताई वस्त्र निर्माण की नहीं, कताई धागा निर्माण की प्रक्रिया है। यहां पर आंसर होगा आपके फॉल्स, असत्य बात है ये। क्लियर, सभी को क्लियर है यहां तक? 54 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसे कम समय तक रहने वाले फैशन के तौर पर आप परिभाषित करते हैं? एक फैशन ऐसा आता है जो बहुत कम टाइम के लिए रहता है, बड़ी जल्दी मार्केट से चला जाता है, उसको एक नाम दिया जाता है। उसको क्या नाम देते हैं? स्टाइल, बेसिक, फैड, या इनमें से कोई नहीं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, टीजीटी में। इसे फैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैड। वो गलत आंसर है आपकी यूथ में। फैड बोलते हैं वो फैशन जो बहुत कम समय के लिए रहता है और चला जाता है, उसे हम फैड बोलते हैं। जबकि स्टाइल फैशन का सिनोनिम है, ठीक है, उसे स्टाइल नहीं बोलते। मेरे ख्याल से उसमें यूथ में स्टाइल आंसर दिया हुआ है, गलत है। फैड होता है, कम समय के लिए फैशन रहा है, स्टाइल। ठीक है, फैशन कॉपी हो गया। मान लीजिए एक फैशन चल रहा है, एक बहुत हाई क्वालिटी में फैशन, बहुत हाई सोसाइटी में एक फैशन है या एक डिज़ाइन है, उसका तुरंत देखते नहीं आप, बड़े बड़े ब्रांड्स में वो डिज़ाइन होता है और फिर वो सस्ती सस्ती मार्केट में भी देखने के लिए मिल जाता है। उसको एक नॉक ऑफ टर्म दिया जाता है। क्या दिया जाता है? नॉक ऑफ, कि उसको एकदम कॉपी कर लिया, उसको नॉक ऑफ टर्म देते हैं। तो ऐसे टर्म से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए फैशन में, कि कम समय तक चल रहा है तो फैड है, लंबे समय तक चला आ रहा है कोई फैशन तो उसे हम क्लासिक लुक बोलते हैं। ठीक है, बेसिक बोलते हैं, क्लासिक लुक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वेल्स की संख्या निर्धारित करती हैं। पहले तो आपको पता होना चाहिए वेल्स किस में होते हैं। कपड़े की लंबाई, कपड़े की चौड़ाई, या दोनों में से कोई नहीं। वेल्स की संख्या क्या निर्धारित करेंगी? कपड़े की लंबाई या कपड़े की चौड़ाई? लंबाई प्रदर्शित करेंगी वेल्स। क्या बताएंगी? कपड़े की लंबाई, क्योंकि लंबे लंबे जो आपके लूप्स बनते हैं वो कपड़े की लंबाई बताते हैं वेल्स, है ना। और आंसर करिए, कोर्सेस क्या बताएंगे? कोर्स की संख्या क्या निर्धारित करती है? कपड़े की लंबाई, कपड़े की चौड़ाई, या दोनों, या इनमें से कुछ भी नहीं? कोर्स। निटिंग की प्रोसेस में आपके वेल्स एंड कोर्स होते हैं। कपड़े की चौड़ाई, ठीक है, ये देखिए ये होते हैं वेल्स। ये जो लंबे लंबे आपके वर्टिकल डायरेक्शन में होते हैं ये वेल्स कहलाते हैं, और ये जो आपके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होते हैं, लेटी हुई अवस्था में होते हैं, ये आपके कोर्स डायरेक्शन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? कोर्स डायरेक्शन। चलिए आगे बताइए। पाइल फैब्रिक के उदाहरण है। पाइल फैब्रिक, पाइल वीव होती है ना आपकी, एक फैंसी वीव का उदाहरण है पाइल वीव। उसमें आपके फैब्रिक बनते हैं। अब जब वीव करा है तो पाइल फैब्रिक बनेगा, है ना। तो बताइए उसके उदाहरण हैं वेलवेट, टेरी, कॉर्डर, या ये सभी। उदाहरण है पाइल वीव के, ये सभी आपके पाइल वीव के एग्जाम्पल हैं। वेलवेट वी, टेरी वी और कॉर्डर वी, ये तीनों आपके पाइल वीव के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है? या पाइल फैब्रिक के, नॉट वीव, पाइल फैब्रिक, या वीव भी बोल सकते हैं, कोई वो नहीं है। पाइल वीव के, जैसे ट्विल वीव के एग्जाम्पल, ट्विल फैब्रिक के एग्जाम्पल बताते हैं, पाइल फैब्रिक के एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल सही है। 58 का आंसर दीजिए। स्त्री और लड़कियों के कपड़ों में जो बटन होल होते हैं वो किस साइड किए जाते हैं? आंसर करिए। बटन होल, आप लोग शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, आपके बटन होल किस साइड होते हैं? दाईं ओर होते हैं, बाईं ओर होते हैं, किसी भी ओर होते हैं? इनमें से किसी भी ओर नहीं होते हैं, बताइए। इसका आंसर करिए। आपके दाईं ओर होते हैं, ठीक है, राइट साइड होते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक बार सब लोग इस चीज़ का इसको चेक करेगा, और ये आपके एक एप्टीट्यूड लाइक क्वेश्चन है, इसका आंसर करेगा। दाईं ओर ही होते हैं। स्त्रियों लड़कियों में जो कपड़ों में जो बटन होल किए जाते हैं वो दाईं ओर किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलेंडरिंग फिनिश फैब्रिक को निम्न टेक्सचर प्रोवाइड करती है या प्राप्त होता है? कैलेंडरिंग फिनिश से चमक, कड़क, धुंधला, इनमें से कोई नहीं। सब आंसर करेंगे। कैलेंडरिंग फिनिश में फैब्रिक को कैसा टेक्सचर मिलता है? जब फैब्रिक के ऊपर आप कैलेंडरिंग कर देते हैं। कैलेंडरिंग वस्त्रों में चमक लाने के लिए की जाती है। और ये कैसी परिसज्जा है? यांत्रिक है, रासायनिक है? आंसर दीजिए। यह आपके यांत्रिक परिसज्जा है। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन। आड़ी लाइनें किस पर जोर देती हैं? आड़ी लाइनें, आड़ी मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस,
किस चीज पर जोर देती हैं? चौड़ाई पर, लंबाई पर, ऊंचाई पर या गहराई पर? किस बात पर ये बहुत ज्यादा जोर देती हैं आड़ी लाइनें? इन्हें आप लेटी लाइनें, लेटी रेखा, पड़ी रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ये चौड़ाई पर, हमेशा ध्यान रखिएगा, आड़ी लाइनें आपके चौड़ाई पर जोर देती हैं, ठीक, जबकि लंबी लाइन आपकी किस पे जोर देंगी? लंबाई पर। चलिए सीधा आंसर है 61 का, बताइए। फुलकारी कढ़ाई किस राज्य की कला है? फुलकारी किसकी है? बहुत तेजी के साथ आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। कहाँ की है ये आपकी फुलकारी? पंजाब की। कहाँ की है फुलकारी? पंजाब की। नेक्स्ट, कसूती भारत के किस राज्य की कढ़ाई है? कसूती, कसूती जो कि आपके सूती वस्त्र पे की जाती है, 2 सूती वस्त्र पे की जाती है। ये सब प्रश्न आपको याद हो चुके होंगे और ये भी पता है कसूती फ्रॉम कर्नाटका। कसूती कहाँ की है? आपके कर्नाटक राज्य की एम्ब्रॉयडरी है, कढ़ाई है। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, कारचोबी किस राज्य की कढ़ाई है? करचोबी, करचोबी किस राज्य में किया जाता है या किस राज्य की एम्ब्रॉयडरी है ये? करचोबी आपके राजस्थान की कढ़ाई है। कहाँ की कढ़ाई है? राजस्थान की। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राजस्थान की कढ़ाई है आपके करचोबी। इसके अलावा राजस्थान में कौन कौन सी है? मोची भारत है और एप्लिक वर्क है। हाँ, आप लोग सबको पता होना चाहिए, अपने एग्जाम्पल्स लिखते चलिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, 64 नंबर का आंसर बताइए। सूत की कताई का अर्थ है क्या? डेनियर, ट्विस्टिंग, टेक्स या पुलिंग? सूत की कताई कर रहे हैं आप, उसका अर्थ क्या है? सूत की कताई मतलब आप धागा बना रहे हो कॉटन का, तो क्या करोगे इसमें बताओ? डेनियर है, ट्विस्टिंग है, टेक्स है, पुलिंग है, क्या करेंगे आप? ट्विस्टिंग, कताई करते हैं। कताई में प्रोसेस क्या आता है आपके? 5-6 प्रोसेस आती है ना कताई में, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्रॉइंग आउट, रोविंग, ट्विस्टिंग, फिर आती है आपकी स्पिनिंग। यही तो प्रोसेस होती है कताई की। तो जब हम कॉटन से क्या बना रहे हैं, कॉटन की कताई कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोसेस आएगा? ट्विस्टिंग आएगा ना। जबकि डेनियर और टेक्स क्या है? ये तो आपके धागे की लंबाई बताती है ना, धागे की लंबाई के लिए है। लंबे लंबे धागों के लिए, फिलामेंट्स के लिए हम डेनियर का यूज करते हैं जो कि 9000 मीटर को दर्शाता है, और छोटे छोटे धागों के लिए हम किसका यूज करते हैं? आपके हैंग्स का यूज करते हैं, और टेक्स आपके 1000 मीटर को दर्शाता है। क्लियर है? हाँ, आगे बढ़िए। 65 का आंसर करिए। इलास्टोमोरिक फाइबर कौन सा है इनमें से? इलास्टोमोरिक, एक्रिलिक, मॉड एक्रिलिक, नायलॉन या स्पेंडेक्स? इलास्टोमोरिक फाइबर का एग्जाम्पल है, बहुत तेजी से आंसर आना चाहिए आपका, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलास्टोमोरिक फाइबर का एग्जाम्पल है स्पेंडेक्स। क्या है आपके? स्पेंडेक्स। स्पेंडेक्स का यूज भी आपके जो है फायर प्रूफिंग फैब्रिक बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे आपके स्पेंडेक्स, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए स्टूडेंट, रेशो को सीधे कपड़े में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशो से सीधे आप क्या बना रहे हैं? फैब्रिक बना रहे हैं, ठीक है। फाइबर से यान नहीं बना रहे, छोटे छोटे फाइबर का यूज करके आप डायरेक्ट फैब्रिक बना रहे हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर करिए, 1 वर्ड आंसर है, 1 वर्ड में आना चाहिए आंसर। रेशो से सीधे कपड़े की बदलने की प्रक्रिया आपके फेल्टिंग कहलाती है। वेरी गुड। क्या कहलाती है? फेल्टिंग, जिसको आप बोलते हैं इंटर बॉन्डिंग, ठीक है। क्या करते हैं अब यहाँ पर फाइबर्स का? इंटर बॉन्डिंग करते हैं या उन्हें इंटरलॉक करते हैं। क्या करते हैं? इंटरलॉक या इंटर बॉन्डिंग, ठीक है। दोनों ही किस में होती हैं? आपके नॉन वुवन फैब्रिक, मतलब बुना हुआ वस्त्र नहीं होता, सीधे रेशे से ताप या दबाव से हम फैब्रिक बना देते हैं। फेल्टिंग, ऊन के रेशों का बेसिकली यूज किया जाता है फेल्टिंग बनाने के लिए, फेल्टिंग प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर दीजिए। पहला सिंथेटिक डाई कब विकसित किया गया? सिंथेटिक डाइज आपके कब विकसित किए गए? डाइस की बात आपने करी, आपको पता है सबसे पहले डाइस कब बने, किस सन में बने? बताइए। 1900 में, 1850 में, 1856 में, 1800 में? कब बने पहला सिंथेटिक डाइस? आपके 1856 में बना। 1856 में विलियम हेनरी पार्किंस ने सबसे पहले आपके सिंथेटिक डाइस को खोजा,
ठीक है, सबको पता है, ये आंसर पूछा जाता है आपसे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए 68। किस फाइबर को लोकप्रिय रूप से गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं आप? गोल्डन फाइबर किसे बोलते हैं बताइए, उस फाइबर का नाम बताइए जिसे आप गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। जूट, वेरी गुड। कौन सा हो जाएगा आपके? जूट। नेक्स्ट, ब्लीचिंग एक डैश ट्रीटमेंट है, एक उपचार है, किसके लिए की जाती है फैब्रिक के ऊपर ब्लीचिंग बताइए? वाइटनिंग के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए, डाइंग के लिए, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं? ब्लीचिंग फैब्रिक के ऊपर क्यों करते हैं आप? ब्लीच क्यों लगाते हैं फैब्रिक के ऊपर? उसका पीलापन दूर करने के लिए, उसमें वाइटनिंग लाने के लिए। किसके लिए? पीलापन दूर करने के लिए, अर्थात वाइटनिंग, सफेदी लाने के लिए हम फैब्रिक पे ब्लीचेस का यूज करते हैं। जैसे कौन कौन सी ब्लीचेस का यूज करते हैं हम? सोडियम हाइपोक्लोराइड, क्या है वो? जेवेल वाटर। किस पे करते हैं उसका प्रयोग? कॉटन पे, लिनन पे, रेयॉन पे। इसके अलावा मुख्यतः कॉटन पे। और आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड, किस पे करते हैं इसका प्रयोग? वूल पे, सिल्क पे हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज करते हैं। ये क्या है? ब्लीचेस है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, बाटिक तकनीक है कैसी? प्रतिरोध, टाई एंड डाई, मिस्त्री या स्टॉक? बाटिक डैश रंगाई तकनीक है, कैसी तकनीक है बाटिक? प्रतिरोध, रेजिस्ट, रेजिस्ट स्टाइल का एग्जाम्पल है। वेरी गुड। 71 का आंसर दीजिए। सबसे मजबूत बुनाई कौन सी है इसमें से बताइए? सादा बुनाई मतलब प्लेन वीव, टोकरी बुनाई मतलब बास्केट वीव, ट्विल बुनाई मतलब ट्विल वीव, साटन बुनाई मतलब साटन वीव। कौन सी सबसे मजबूत बुनाई है? प्लेन, बास्केट, ट्विल या साटन? मजबूत बुनाई का आंसर देना है आपको। सबसे मजबूत बुनाई होती है आपके ट्विल वीव। कौन सी होती है? ट्विल वीव सबसे मजबूत बुनाई। आपकी जीन्स बनती है ट्विल वीव से। और जीन्स क्या फटती हैं जल्दी? जीन्स जल्दी नहीं फटती हैं। जीन्स जो है वो आपके ट्विल वीव से बनता है, जीन्स जो आप लोग पहनते हो, है ना। इसका एग्जाम्पल भी है जीन्स, ट्विल वीव का एग्जाम्पल भी है आपके जीन्स। तो जीन्स जो है ट्विल वीव का एग्जाम्पल है और बहुत मजबूत फैब्रिक होता है ये। क्लियर है? आगे चलिए 72 का आंसर बताइए। FTC स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म बताइए FTC की क्या होती है? फेडरल ट्रेड कमीशन, फेडरल टेक्सटाइल कमीशन, फाटा टेक्सटाइल कमीशन या फेडरल टेक्सटाइल काउंसिल? FTC की फुल फॉर्म बताइए। FTC FTC का फुल फॉर्म होता है फेडरल ट्रेड कमीशन। क्या होता है? फेडरल ट्रेड कमीशन। वेरी गुड। आंसर नेक्स्ट बताइए। छपाई का सबसे पुराना प्रकार है प्रिंटिंग का। प्रिंटिंग का सबसे पुराना टाइप बताइए क्या है? सबसे पुराना स्क्रीन, ब्लॉक, ट्रांसफर या डिजिटल प्रिंटिंग? सबसे पहले कैसे आपके जो है छपाई फैब्रिक के ऊपर की जाती थी? जैसे भाई पहले हम तकली का, चरखे का प्रयोग करते थे फैब्रिक बनाने में, फिर धीरे धीरे लूम्स आ गए, है ना। ऐसे ही छपाई सबसे पहले आपके ठप्पों से की जाती थी। किससे की जाती थी? ठप्पों से, या इसको हम ब्लॉक प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रेयॉन फाइबर, रेयॉन फाइबर कताई प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होता है। रेयॉन फाइबर, रेयॉन आपके किस कताई से मिलता है आपको बताइए? गीली कताई, सूखी कताई, पिघली कताई, अंगूठी कताई? गीली मतलब वेट, सूखा मतलब ड्राई, पिघली मतलब मेल्ट और अंगूठी मतलब रिंग, रिंग स्पिनिंग। किस कताई से आपको रेयॉन फाइबर मिलता है? आंसर बताइए बहुत तेजी से। ये ऐसे क्वेश्चन है बहुत मतलब अच्छे और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, यहां से बन जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। हमने कताई की बात करी थी ना, यांत्रिक और केमिकल की। यंत्रों के द्वारा हमने पढ़ा था आपसे 6 प्रकार, दो यंत्र बताए थे मैंने। तो पारंपरिक यांत्रिक कताई थी, सामान्य थी। पारंपरिक में तकली, चरखा था, और सामान्य में हमने बात करी थी कि जितने भी स्टेपल फाइबर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, मुख्यतः उनके लिए हम सामान्य यांत्रिक कताई करते हैं। उसमें रिंग पड़ी थी, ओपन एंड पड़ी थी, ट्विस्ट लेस, सेल्फ ट्विस्ट, और कौन कौन सी पड़ी थी? फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। इसके अलावा हमने पढ़ी थी आपके रासायनिक, जिसमें गीली, सूखी, द्रवित। गीली कताई से, वेरी गुड, गीली कताई से बनता है रेयॉन फाइबर। रेयॉन जो है
दो प्रकार का होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे रेयॉन। एक होता है आपके सेल्यूलोजिक, है ना, और दूसरा होता है आपके एसीटेट रेयॉन। सेल्यूलोजिक रेयॉन फर्दर 3 प्रकार का होता है आपके, कौन कौन सा? नाइट्रोसेल्यूलोज, विस्कस रेयॉन और क्रूपामोनियम। ठीक है, सेल्यूलोजिक रेयॉन जो होता है जिसमें आप कपास की लुगदी, लकड़ी की लुगदी और कपास का प्रयोग करते हैं, सेल्यूलोज का यूज कर रहे हैं, तो वो सेल्यूलोजिक रेयॉन है। और एक जस्ट होता है एसीटेट रेयॉन, उसमें कपास का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो 2 तरीके से रेयॉन बनता है। सेल्यूलोजिक भी 3 में डिवाइड होता है, नाइट्रोसेल्यूलोज में, क्रूपामोनियम में और विस्कस रेयॉन में। क्लियर है? तो रेयॉन अगर हम बात कर रहे हैं केवल रेयॉन फाइबर की, तो रेयॉन में आपके सेल्यूलोजिक जो है, सेल्यूलोजिक रेयॉन फाइबर, ये आपके गीली कताई से, वेट कताई से बनता है। और वहीं अगर मैं पूछूं आपसे एसीटेट रेयॉन किससे बनता है, एसीटेट रेयॉन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एसीटेट रेयॉन किससे बनता है? आंसर करिए। ठीक है, रेयॉन फाइबर को आप हमेशा सेल्यूलोजिक रेयॉन से ध्यान रखेंगे, गीली कताई से। अगर आपसे सूखी कताई पूछा जाए, शुष्क कताई पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा शुष्क कताई का, सूखी कताई का एग्जाम्पल है एसीटेट रेयॉन। क्या है? एसीटेट रेयॉन। समझ में आ गया? सूखी कताई का एग्जाम्पल क्या है? एसीटेट रेयॉन। और वहीं गीली कताई का एग्जाम्पल क्या है? सेल्यूलोजिक रेयॉन। सेल्यूलोजिक रेयॉन में 3 तरीके आते हैं, नाइट्रोसेल्यूलोजिक, क्रूपामोनियम और आपके विस्कस रेयॉन। समझ में आ गया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नायलॉन फाइबर किस कताई प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है, निर्मित होता है? नायलॉन बताइए, गीली कताई से, सूखी कताई से, द्रवित कताई से या अंगूठी कताई से? वेट स्पिनिंग से, ड्राई स्पिनिंग से, मेल्ट स्पिनिंग से या रिंग स्पिनिंग से? नायलॉन फाइबर कैसे बनता है? फटाफट आंसर आना चाहिए बहुत तेजी के साथ। नायलॉन फाइबर जो है कताई की किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? पिघली कताई, या इसको बोलते हैं द्रवित कताई, और इंग्लिश में इसका केवल एक नाम है मेल्ट कताई, मेल्ट स्पिनिंग। ठीक है, तो पिघली कताई या द्रवित कताई, मेल्ट स्पिनिंग के एग्जाम्पल क्या हैं आपके? नायलॉन और पॉलिएस्टर, नायलॉन और पॉलिएस्टर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट बताइए, 77 का आंसर दीजिए। रंग पानी में आसानी से घुलनशील होते हैं। डाइस की हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था 2 तरीके से, जब पानी में आपके घुलते हैं वो डाइस, एक पानी में आपके नहीं घुलते, अघुलनशील डाइस। तो जो पानी में घुलते हैं वो कौन से हैं और जो पानी में नहीं घुलते हैं वो कौन से हैं? आपको यहाँ पर वही छांटना है। ये पानी में घुलनशील हैं, कौन से? नेफ्थॉल, रिएक्टिव, डिस्पर्स या सल्फर? इनमें से आंसर बताइए। आपके रिएक्टिव डाइस जो हैं वो घुलनशील है, वही नेफ्थॉल नहीं घुलता, डिस्पर्स नहीं घुलता, सल्फर नहीं घुलता, वेट नहीं घुलता। ठीक है, नेफ्थॉल को ही आपके बोल सकते हैं एजोडाइस, नहीं घुलता। समझ में आ गया? ये आपके नहीं घुलते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? रिएक्टिव डाइस आपके जल में घुलनशील हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट ये वाला, यहां से बनता है क्वेश्चन। फाइबर का क्रॉस सेक्शन आपने करा है और कैसा आकार दिख रहा है आपको? त्रिकोण दिख रहा है। बताइए किसमें आपको? क्रॉस सेक्शन में। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में जब हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते, लैब्स में होता है। ठीक है, तो फाइबर को या तो वर्टिकली काटा जाता है, मतलब लंबवत काटा जाता है, बीच में से लंबवत काट लिया जाता है। ठीक है, और या फिर फाइबर को ऐसे क्रॉस सेक्शन काटते हैं, मतलब ऐसे अनुप्रस्थ बोलते हैं ना शायद क्रॉस सेक्शन को, मतलब फाइबर को बीच में से काट देते हैं तो उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो लंबवत भी फाइबर चेक किया जाता है कि कैसा दिख रहा है, और क्रॉस सेक्शन भी देखा जाता है फाइबर कैसा दिख रहा है। आप फाइबर को क्रॉस सेक्शन में जब काटा है, मतलब बीच में से काटा है, तो दिख रहा है त्रिकोण। और अभी मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, त्रिकोण दिखता है तो वो कौन सा होता है फाइबर? वो सिल्क होता है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक साइड आपको सेरेसिन नामक गोंद दिखेगा, एक साइड आपको फाइब्रिन नामक प्रोटीन दिखेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ। 79 लिख लेना, चाहे उसे चाहे ऐसे ही आंसर कर दो, 79 मत लिखो। बताइए ये किडनी शेप दिखाई दे रही है, किस में दिखाई देती है किडनी शेप? किडनी शेप किस में दिखाई देती है? ऑप्शंस यही है आपके सामने। क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन में किडनी शेप दिखाई दे रही है, किस में दिखाई देती है? किडनी जैसी शेप दिखेगी। कॉटन में, किस में दिखती है आपके? कॉटन में। कॉटन को जब आप क्रॉस सेक्शन उसको देखते हैं माइक्रोस्कोपिक से, तो किडनी जैसी शेप दिखती है। और जो ये जो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, मतलब सूक्ष्मदर्शी परीक्षण, ये सबसे ज्यादा आपके
मतलब बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होता है, बहुत अच्छा इसको टेस्ट माना जाता है। क्लियर है? ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। 79 का आंसर दीजिए स्टूडेंट। यूनियन डाइंग किसके लिए की जाती है? गारमेंट के लिए, यान के लिए, फैब्रिक के लिए, फाइबर के लिए। गारमेंट मतलब पूरे बने हुए वस्त्र, यान मतलब धागा, फैब्रिक मतलब कपड़ा, फाइबर मतलब रेशा। यूनियन डाइंग जो विधि है वो किसको रंगने की विधि है इनमें से? डाइस की जब हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि यूनियन डाइंग, क्रॉस डाइंग आपके ये फैब्रिक को रंगने की विधि है, पीस डाइंग इसे बोलते हैं। ठीक है, आपके ये डाइंग की तीन तरीके से, तीन अवस्थाएं हैं रंगने की, रंगाई की तीन अवस्थाएं हैं। या तो हम फाइबर रंगते हैं, या हम यान रंगते हैं, या हम फैब्रिक रंगते हैं। जब फैब्रिक रंगते हैं इसे पीस डाइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, यान रंगते हैं उसको स्कीन डाइंग के नाम से जानते हैं। अगर हम रेशा रंगते हैं तो उसको स्टॉक डाइंग के नाम से जानते हैं। क्लियर? यूनियन डाइंग आपके वस्त्र को रंगने की विधि है। टायरन पर्पल कलर कहाँ से प्राप्त होता है बताइए? टायरन पर्पल कलर कैसा कलर है आपको पहले तो ये बताना है। नेचुरल है, आर्टिफिशियल है, कहाँ से प्राप्त होता है ये बताना है, किस जगत से प्राप्त होता है आपको ये भी बताना है। तीनों चीजें बतानी है आपको, आंसर में लिख के देना है। टायरन पर्पल कलर, ध्यान रखेंगे टायरन पर्पल कलर की बात कर रही हूं मैं। टायरन पर्पल कलर आपके ये प्राकृतिक जगत में जंतु जगत से प्राप्त कलर है। सबसे पहला तो नेचुरल कलर है, नेचुरल में भी ये जंतु, एनिमल्स में प्राप्त होने वाला रंग है। एनिमल्स में भी ये मछलियों से प्राप्त होने वाला रंग है। और ये मछलियां कहाँ मिलती हैं? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलती हैं। उनको मार करके जो कलर मिलता है वो टायरन पर्पल कलर होता है। ठीक है, हालांकि अब ऐसा नहीं करते क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत जानवरों की जान चली जाती है, मछलियां बेचारी मर जाती हैं। अब ऐसे कलर्स नहीं बनाते, अब तो पूरी दुनिया सिंथेटिक पे ही निर्भर करती है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे प्रचलित नील है ब्लू। ब्लू मतलब नील, जो आप फैब्रिक पे लगाते हैं। ब्लू आपके 4 प्रकार के होते हैं, नील आपके 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अल्ट्रामराइन, पर्शियन ब्लू, एनिलीन ब्लू और आपके इंडिगो ब्लू। सबसे प्रचलित नील कौन सा होता है? जो जल में सबसे ज्यादा घुल जाता है बहुत तेजी के साथ और सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे प्रचलित है एनिलीन ब्लू। मेरी बुक में एनिलीन लिखा हुआ है, मिथिलीन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे पास रीना खरूजा की बुक है उसमें एनिलीन लिखा हुआ है, मिथिलीन नहीं लिखा है। ठीक, और अगर मैं आपसे पूछूं सबसे ज्यादा सुरक्षित ब्लू कौन सा है? सबसे सुरक्षित मतलब बोला जाता है जिसको यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हानि नहीं है, बहुत सुरक्षित नील है। 2 तरीके के नील है आपसे पूछे जाते हैं आंसर में, वो है आपके अल्ट्रा मराइन ब्लू। ठीक, अगर यहीं पर मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं सबसे सुरक्षित ब्लू कौन सा है तो वो अल्ट्रा मराइन ब्लू है, या अल्ट्रा मरीन ब्लू आप बोल सकते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे और पूछती हूं जो कि अभी लैब असिस्टेंट में भी पूछा गया था। पोटेशियम फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट से कौन से नील की प्राप्ति होती है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड और आयरन सल्फेट से आपके पर्शियन ब्लू मिलता है। कौन सा ब्लू मिलता है? पर्शियन ब्लू। ठीक है, ब्लू मैंने पढ़ाया हुआ है स्टूडेंट, हालांकि आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अपना इतना पता होना चाहिए 4 तरीके के नील होते हैं, इंडिगो, पर्शियन ब्लू, एनिलीन ब्लू और आपके अल्ट्रामराइन ब्लू। इंडिगो ब्लू जो होता है वो जो नील की पौधे की पत्तियां होती है वहां से मिल जाता है। एनिलीन ब्लू जो होता है ये कोलतार रंग होते हैं, सबसे ज्यादा आपके जो है प्रचलित रंग है, मतलब सबसे ज्यादा यूज करने वाले रंग है क्योंकि आसानी से जल में घुल जाते हैं। पर्शियन ब्लू में बस इतना याद रखना है कि इसको जो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयरन सल्फेट से पर्शियन ब्लू बनता है। सबसे सुरक्षित ब्लू पूछा जाए आपसे तो वो अल्ट्रा मराइन ब्लू है। बस ये 4 तरीके के आपके रंग ब्लू होते हैं। क्लियर है? चारों से मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए। नेक्स्ट बताइए, क्वीन ऑफ निटेड फैब्रिक। निटेड फैब्रिक की निटिंग आपके 2 प्रकार से होती है। ठीक है, वॉप एंड वेफ्ट। कई बार हम बात कर चुके हैं इसकी। वॉप निटिंग के एग्जांपल्स क्या क्या हैं आप बताइए, और वेफ्ट निटिंग के एग्जांपल आप बताइए, और फिर बताइए क्वीन ऑफ निटेड फैब्रिक। बहुत तेजी से आंसर आना चाहिए मेरे पास सबका। वॉप निटिंग के एग्जांपल आपके होते हैं रेशेल, मिलानीज एंड ट्राइकोट। ठीक है, रेशेल, मिलानीज एंड ट्राइकोट। और वेफ्ट निटिंग के आपके होते हैं रिब निटिंग, या तो उसको बोलते हैं रिब निटिंग जो आप बोलते हैं, या प्लेन निटिंग, या पर्ल निटिंग, या डबल निटिंग। ठीक है, वॉप निटिंग जो होती है ये केवल और केवल मशीनों से होती है, जबकि वेफ्ट निटिंग जो है वो आपके कम मजबूत कपड़ा होता है क्योंकि सिलाइयों से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं।
मिलानीज जो होता है आपके वो क्वीन ऑफ निटेड फैब्रिक कहलाता है, क्योंकि इससे उच्च कोटि के मजबूत वस्त्र बनते हैं। हौजरी के जो फैब्रिक होते हैं, आपकी जो हौजरी के फैब्रिक होते हैं वो आपके मिलानीज से बनते हैं। किससे बनते हैं? मिलानीज। तो मिलानीज को जो है आपके क्वीन ऑफ निटेड फैब्रिक बोला जाता है। ठीक है, निटेड फैब्रिक की रानी कौन है? मिलानीज है। रेशल आपने देखे होंगे, क्रोशिया, क्रोशिया फैब्रिक देखा है आपने, वो रेशल फैब्रिक होता है। ठीक है, रेशल जो है स्पेशली क्रोशिया जैसे जो मशीन से बनाए जाते हैं वो रेशल होते हैं। उन्हें क्वीन ऑफ डिजाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ डिजाइन। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस बीच बीच में आपको ऐसे क्लियर कराती चलूंगी। क्वीन ऑफ डिजाइन। अब क्रोशिया आप देखो कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन के क्रोशिया बनते हैं। तो डिजाइन की रानी कौन है अगर निटिंग में बात करेंगे तो रेशल है, और अगर बात करेंगे कपड़ों की रानी कौन है तो वो मिलानीज है, क्योंकि मिलानीज एक ऐसी तरीका है कपड़े बनाने का निटिंग में जिससे बहुत मजबूत वस्त्र बनते हैं। और हौजरी के जो वस्त्र होते हैं हमारे वो बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो वो डेली फट जाएंगे आपके, तो इसलिए मिलानीज को क्वीन ऑफ निटेड फैब्रिक बोला जाता है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। म्यूल फ्रेम का आविष्कार किसने किया? म्यूल फ्रेम। रिंग स्पिनिंग में आप दो तरीके के फ्रेम का यूज करते हैं। रिंग स्पिनिंग में करते हैं कि नहीं करते हैं? एक तो म्यूल फ्रेम का यूज करते हैं और एक आप रिंग फ्रेम का यूज करते हैं। तो म्यूल फ्रेम का आविष्कार किसने किया? आपको आंसर देना है मुझे। म्यूल फ्रेम का, म्यूल कताई बोलिए या बोलिए, म्यूल फ्रेम का आविष्कार आपके क्रैम्पटन ने किया। किसने किया? क्रैम्पटन। किसने किया? आपके क्रैम्पटन ने किया। ठीक है, क्रैम्पटन ने किया म्यूल फ्रेम का आविष्कार। चलिए नेक्स्ट आंसर बताइए। 84 पावर लूम का आविष्कार किसने किया? पावर लूम मतलब बिजली से चलने वाले करघे का आविष्कार किसने किया? बिजली से चलने वाले करघे का आविष्कार आपके किसने किया? 1785 में एडमंड कार्टराइट ने किया। किसने किया? एडमंड कार्टराइट, ये लिखा हुआ है। एडमंड कार्टराइट ने जो है आपके पावर लूम अर्थात बिजली से चलने वाले करघे का आविष्कार किया। धीरे धीरे आविष्कार होते गए। हमने पढ़ा है पहले हाथ से चलने वाले करघे थे, फिर धीरे धीरे बिजली से चलने वाले करघे आ गए। आप आजकल तो फुली ऑटोमेटिक चलते हैं जिन्हें शटललेस लूम बोलते हैं, है ना। पावर लूम होते हैं जिनमें शटल की जरूरत ही नहीं है। ऐसे शटल नहीं जाती है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, बड़े अच्छे से उसमें अलग तरीके से बुनाई होती चली जाती है। तो आजकल तो अलग ही तरीके के करघों का यूज होता है। फिलहाल आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया। नेक्स्ट बताइए, कौन सा पारंपरिक टेक्सटाइल है जो मोटिव फ्रेंच नॉट, ओपन वर्क और हैरिंगबोन स्टिच की तकनीक से संबंधित है? मतलब उसके जो मोटिव है, उसके जो डिजाइन है वो फ्रेंच नॉट, ओपन वर्क और हैरिंगबोन स्टिच का यूज करके बनाए जाते हैं। लखनऊ की चिकनकारी, पश्चिम बंगाल का कांथा, पीपली एप्लिक वर्क या राजस्थान की कढ़ाई। कौन सी ऐसी कढ़ाई है जिस पर आपके हैरिंगबोन स्टिच है, मोटिव फ्रेंच नॉट, ओपन वर्क है, इसका प्रयोग किया जाता है? आंसर करेंगे सब बच्चे बहुत तेजी के साथ। इसका आंसर है लखनऊ की चिकनकारी। ठीक है, लखनऊ की चिकनकारी। नेक्स्ट देखिए, अमोनियम सल्फेट की मोटी लेयर आप किस फैब्रिक में लगाते हैं? मैंने पढ़ाया था तब बताया था। फायर प्रूफ फैब्रिक में लगाते हैं, बैक्टीरियल प्रूफ फैब्रिक के लिए लगाया जाता है, मॉथ प्रूफ या मिल्ड्यू प्रूफ। अमोनियम सल्फेट की मोटी लेयर जब फिनिशेस करते हैं, केमिकल फिनिशेस में अमोनियम सल्फेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कौन सी परिसज्जा के लिए किया जाता है? तो फायर प्रूफिंग के लिए किया जाता है। बताया था ना मैंने आपको। मिल्ड्यू प्रूफिंग में मैंने आपको टर्पेंटाइन और फॉर्मेल्डिहाइड बताया था कि फफूंदी से रक्षा के लिए कौन सा रसायन लगाया जाता है? टर्पेंटाइन और फॉर्मेल्डिहाइड। वहीं अमोनियम सल्फेट की जो मोटी मोटी चादर है वो कपड़े में लगाई जाती है अंदर की तरफ। किस में लगाई जाती है? आपके फायर प्रूफ के लिए, अग्नि से बचने के लिए, ताकि उसको पहन के आदमी बिल्कुल अंदर आग में भी चला जाए तो वो जले ना। ठीक है, तो फायर प्रूफिंग में आपके अमोनियम सल्फेट की मोटी लेयर लगाई जाती है। आगे बढ़िए। ट्विस्ट जो है आपके पूछ रही हूं मैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जो ट्विस्ट है उसको किस नाम से जानते हैं? एस ट्विस्ट या जेड ट्विस्ट? बताइए, आंसर करिए। घड़ी की दिशा में ट्विस्टिंग हो रही है, घड़ी की दिशा में, इसको आपके जेड ट्विस्ट बोलते हैं, या आप राइट हैंड ट्विस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइट हैंड ट्विस्ट। ठीक है, घड़ी की दिशा में घूमेंगे तो राइट हैंड, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे तो लेफ्ट हैंड, और उसको क्या बोलेंगे? एस ट्विस्ट। एंटी क्लॉकवाइज कौन सी ट्विस्ट होती है? एस। क्लॉकवाइज कौन सी होती है? जेड। जेड हो रही है मतलब राइट हैंड ट्विस्ट है, आप दाईं तरफ घूम रहे हैं। ठीक,
और बाईं तरफ घुमा रहे हैं तो मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एस ट्विस्ट। समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए। झुलसाना, किसी वस्तु की सतह को हल्का सा जला देना, इसका एक टर्म बताइए, एक नाम बताइए, जो कि मैं लास्ट वीडियो में आपको पिक्चर भी नहीं दिखा पाई थी, मैंने पूरा हिंट दे दिया आपको। ठीक है, झुलसा रहे हैं सतह को ताकि उसके ऊपर जो रेशे निकले हुए हैं वो एक समान हो जाए, झुलसकर वो अलग हो जाए। हल्का सा जला देना वस्तु की सतह को, हल्का सा जलाना ताकि जो छोटे 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 रेशे निकले हैं वो अलग हो जाए। इसको एक टर्म दिया जाता है, क्या नाम है इसका? उसका नाम है आपके सिंजिंग। क्या नाम है आपके? सिंजिंग। ठीक है, साइजिंग एंड सिंजिंग में फर्क है। साइजिंग मतलब होता है वस्त्र को कड़ा करना, और ये भी आपके यांत्रिक परिसज्जा में आती हैं दोनों चीजें, और सिंजिंग भी आपके यांत्रिक परिसज्जा में आ सकता है। इसमें क्या करते हैं, फैब्रिक के ऊपर रेशों को हल्का सा जला देते हैं, झुलसा देते हैं, लाइक दिस। आपको दिख रहा होगा, देखिए इमेज दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है भाई। पहले कैसे थे, ये आपके फाइबर्स निकले हुए हैं, निकले हैं, लेकिन देखिए हल्का से झुलसाने के बाद एकदम चिकना सतह हो गया है, सरफेस एकदम क्लियर हो गया है। इस तरीके को बोलते हैं सिंजिंग। झुलसा देना, वस्त्र की सतह को हल्का सा जला देना, यह सिंजिंग कहलाता है। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर लिखा हुआ है, आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा है, विजिबल है, समझ में आ गया होगा। जो मैं लास्ट आपसे पूछ भी रही थी, समझा भी रही थी आपको, वो यही चीज थी। चलिए आगे देखते हैं। यूनिवर्सल ब्लीच किसे बोलते हैं? एक ब्लीच ऐसी है जिसको यूनिवर्सल ब्लीच मतलब सार्वभौमिक ब्लीच के नाम से जाना जाता है। बताइए वो कौन सी ब्लीच है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रोजन परऑक्साइड को आपके यूनिवर्सल ब्लीच के नाम से जाना जाता है, जो कि स्पेशली वूल के ऊपर की जाती है, सिल्क पे भी की जाती है। कौन सी? हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, ये आपके यूनिवर्सल ब्लीच है, अर्थात ये ऐसी ब्लीच है जो आप हर एक फाइबर पे कर सकते हैं। दैट्स वाई इसको सार्वभौमिक ब्लीच बोला जाता है। लेकिन मुख्यतः जो है आपके यूनिवर्सल ब्लीच, इसलिए मुख्यतः जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके वो वूल और सिल्क के ऊपर किया जाता है, और उसमें भी सबसे ज्यादा ऊन में आपके हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज किया जाता है। बट इट इज नोन एज यूनिवर्सल ब्लीच, सार्वभौमिक ब्लीच के नाम से इसको जाना जाता है। मतलब बड़ी आसानी से उपलब्ध भी है, ये मिल भी जाता है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यूनिवर्सल ब्लीच कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए सार्वभौमिक ब्लीच का उदाहरण दीजिए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं है, जेवल वाटर नहीं है, ध्यान रखेंगे सब, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ठीक, 91 का आंसर दीजिए। एनोनिक डाइज का एग्जाम्पल बताइए। मैंने आपको डाइज बताई थी, वाटर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, और जब मैंने बताया था कि जो वाटर में घुलती हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनाती हैं, बताया था कि नहीं बताया था? वाटर में जब वो घुलती हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनाती हैं। तो जो आपके नेगेटिव चार्ज बनाएंगी वो एनानिक डाइज होती हैं, जो पॉजिटिव चार्ज बनाएंगी वो कैटायनिक डाइज होती हैं। कौन सी कैटेगरी में चली जाती हैं? कैटायनिक डाइज में। तो एनानिक डाइज का एग्जांपल है आपके एसिड डाइज। क्या है आपके? एसिड डाइज। जल में आपके 4 घुलती हैं। कौन कौन सी घुलती हैं जल में आपके? वाटर सॉल्युबल आपके होती हैं 4, एसिड, बेस, डायरेक्ट और रिएक्टिव। ठीक है, एसिड, बेस, डायरेक्ट और रिएक्टिव। बेस को छोड़ के ये तीनों जो हैं आपके, ये एनानिक डाइज के एग्जांपल्स हैं। बेसिक डाइज को छोड़ के, क्षारीय रंगों को छोड़ के, क्षारीय रंगों को छोड़ के एसिड डाइज, रिएक्टिव डाइज और आपके जो डायरेक्ट डाइज होती हैं, ये तीनों आपके एनानिक डाइज के एग्जाम्पल होते हैं। ध्यान रखिएगा। नहीं सॉरी, गलत बोल गई मैं, सॉरी 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 एसिड को छोड़ के एसिड को छोड़ के एसिड डाइज एनानिक डाइज है, इस पे आपके माइनस नेगेटिव चार्ज होता है, और जो बेसिक हैं और जो आपके डायरेक्ट हैं और जो आपके रिएक्टिव हैं, ये तीनों आपके जो हैं ये आपके कैटायनिक डाइज के एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल है? कैटायनिक डाइज के। मींस इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ये प्रश्न मैंने आपके यूथ में भी देखे हैं, दैट्स वाई मैंने इसको ऐड किया है। मैं फिर से समझाती हूँ, गिव मी अ मिनट। ठीक है, जब हम जल में घुलनशीलता की बात करते हैं तो कुछ डाइज हमारी जल में घुल जाती हैं, कुछ डाइज हमारी जल में नहीं घुलती। कौन कौन सी डाइज हमारी जल में घुल जाती हैं? एसिड डाइज घुल जाती है, बेसिक डाइज घुल जाती है। बेसिक मतलब
आपके क्षारीय रंग, एसिड मतलब अम्लीय रंग। और कौन से घुलते हैं आपके डायरेक्ट, जिन्हें आप लवणीय रंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, सॉल्ट डाइज के नाम से जानते हैं। और कौन सी घुल जाती है हमारे रिएक्टिव डाइज, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं, ये दो आपके घुल जाती हैं। अब इनमें भी जल में घुल गए तो जल में आपके दो चार्जेस होते हैं, सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जब नेगेटिव चार्ज जो आपके ग्रहण करती है डाइस, वो एनायनिक डाइस कहलाती है। उसकी कैटेगरी क्या होती है, एनायनिक डाइस, मतलब नेगेटिव चार्ज उस डाइस के ऊपर, ठीक। और जो पॉजिटिव चार्ज ले लेती हैं, मतलब धनात्मक आयन की तरफ चली जाती हैं, धनात्मक आयन को अपनी तरफ प्रेरित कर लेती हैं, वो कहलाती है कैटायनिक डाइस। अब कैसे याद रखोगे, ए से एसिड, ए से एनायनिक, ट्रिक अच्छी है ना, ए से एसिड, ए से एनायनिक, ठीक है। बी से बेसिक, बी के बाद आता है सी, कैटायनिक, याद रखोगे, याद रहेगा। बी से बेसिक और बेसिक, बी के बाद क्या आता है सी, कैटायनिक। तो कैटायनिक डाइस मतलब पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आयन है इनके पास, वो होती हैं आपके बेसिक, डायरेक्ट एंड रिएक्टिव, ठीक है। बेसिक, डायरेक्ट एंड रिएक्टिव, ये तीनों डाइस जो हैं जल में घुलती हैं और जल में ये कैटायनिक आयंस मतलब पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर होता है। क्लियर है, मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया है, समझ में आ गया, ट्रिक याद हो गई। चलिए अब बताइए सल्फर डाइस, इनका प्रयोग किस पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर दीजिए। सल्फर डाइस का प्रयोग आपके किस में किया जाता है, सल्फर डाइस का प्रयोग आपके मुख्यतः कॉटन के लिए किया जाता है। चलिए बताइए, ये जल में घुलनशील है या जल में अघुलनशील है। आपको चार याद रखनी है, जल में घुलनशील, मुख्य मुख्य मैं बता रही हूं, और चार आपको याद रखनी है जल में अघुलनशील, जो जल में नहीं घुलती। सल्फर डाइज आपके जल में नहीं घुलती, जल में नहीं घुलती। वेट डाइज जल में नहीं घुलती। डिस्पर्स डाइज जो कि एक अकेली डाइज है, जिसका मुख्यतः प्रयोग जो है नायलॉन पॉलिएस्टर पे किया जाता है, ये एक ऐसी अकेली डाइज है जिसका प्रयोग सेल्यूलोजिक फाइबर पे नहीं किया जाता है। डिस्पर्स डाइज का जल में नहीं घुलती। और एजोडाइज जिसको आप रेपिडोजन और आइस डाइज अलग अलग नाम से जानते हो, वो भी आपके जल में नहीं घुलती, ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं घुलती जल में तो इसमें कोई चार्जेस भी नहीं होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। एनायनिक कैटायनिक पे हम इसे डिवाइड भी नहीं करते हैं। एनायनिक कैटायनिक में हम किसको डिवाइड करते हैं, जिसमें जो जल में घुल जाती हैं और कुछ पॉजिटिव चार्ज ले लेती हैं, कुछ नेगेटिव चार्ज ले लेती हैं। मैंने आपको बता दिया, जो नेगेटिव लेगी वो एनायनिक डाइस कहलाएगी, जो पॉजिटिव चार्ज लेगी वो कैटायनिक डाइस कहलाएगी। चलिए, रेडी टू वियर निम्न फ्रेंच शब्द से प्राप्त हुआ है। एक शब्द है उसको बोलते हैं रेडी टू वियर, मतलब बिल्कुल रेडी है, बस पहन लो इस कपड़े को। फ्रेंच में इसे एक टर्म दिया जाता है, ठीक है, ये फैशन से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए क्या नाम है उसका। प्रेटा पॉटर, ओट कट्यूर, सॉरी ओट कोट्यूर, कट्यूर बोल दिया, ओट कोट्यूर और फेसेरे, या इनमें से कोई नहीं, क्या बोलेंगे इसे, फेसेर, प्रेटा पॉटर या ओट कोट्यूर, क्या बोलेंगे इसे, प्रीटा पॉटर। प्रीटा पॉटर का मतलब होता है रेडी टू वियर, ठीक है। इसी में एक मैंने आपको बताया नॉक ऑफ। नॉक ऑफ का मतलब होता है आपके नकली, चुरा लिया, मतलब कॉपी कर लिया, ठीक। और ओट कट्यूर जो टर्म है ये यूज किया जाता है आपके किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए। एक ड्रेस बना है, मान लो आपके ब्रिटेन की रानी के लिए एक जो ड्रेस बना है, पर्टिकुलर उन्हीं के लिए बना है, उसको एक नाम दिया जाएगा ओट कट्यूर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। और अगर हम बात कर रहे हैं रेडी टू वियर जो शब्द है वो किसके लिए यूज किया जाता है, रेडी टू वियर शब्द को जो फ्रेंच में बोला जाता है उसको प्रेटा पॉटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रेटा पॉटर, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर प्रिंट का प्रयोग आप किस में करते हैं मुख्यतः, बॉर्डर प्रिंट, साड़ी में, चादर में, गिलाफ में। बॉर्डर किस में लगाते हो, साड़ी में, चादर में, गिलाफ में, या इनमें से किसी में नहीं, मुख्यतः किस में किया जाता है। बॉर्डर प्रिंट्स हमको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, साड़ियों में। कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, साड़ियों में हमें बॉर्डर प्रिंट्स देखने के लिए मिलते हैं, क्लियर है। चलिए 95 का आंसर दीजिए। जेवेल वाटर क्या है इसमें से, बताइए। जेवेल वाटर, जेवेल वाटर का नाम बताइए क्या है, एल्टीग्रेड में पूछा गया था आपसे। हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम परबोरेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइपोक्लोराइड। जेवेल वाटर क्या है इनमें से, सोडियम हाइपोक्लोराइड है आपके जेवेल वाटर। क्या है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है जेवेल वाटर। ये एक ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच है और इसका प्रयोग आपके सूती वस्त्रों पर, लिनन के वस्त्रों पर किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड, जेवेल वाटर। चलिए आगे बढ़िए। अपहोल्स्ट्री किसके लिए यूज किया जाता है, अपहोल्स्ट्री टर्म किसके लिए यूज किया जाता है। बहुत तेजी से आंसर करेंगे सब, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आजकल बना हुआ है ये, नेट में भी पूछ लेते हैं,
टीजीटी पीजीटी में भी पूछ ले रहे हैं। आपको टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी में देखने के लिए मिलेगा, अपनी बुक में देखना, चाहे रीना खनूजा हो, चाहे मंजू पाटनी हो, चाहे वृंदा सिंह की हो, सबके स्टार्टिंग में जो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली, उसमें मिलेगा। मैंने भी पढ़ाया है। फर्नीचर को ढकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? अपहोल्स्ट्री। ठीक है, जो आप फर्नीचर को ढकते हैं, कवर वगैरह बिछाते हैं अपने सोफा पे वगैरह पे, उसको हम अपहोल्स्ट्री के नाम से जानते हैं। 97 का बताइए, हाथ का काम करते समय टेलर जो है वो क्या पहनता है? लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन अभी पूछा गया था, पीजीटी में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। जब टेलर्स काम करते हैं तो वो हाथ में क्या पहन लेते हैं? उंगलियों में थिम्बल, बॉटकिन, रफू की सुई पहन लेते हैं, ट्रेसिंग व्हील पहन लेते हैं। क्या पहनते हैं? हाथ का काम करते समय टेलर पहनता है, क्या पहनता है? जिसको आप अंगुलिस्ताना बोलते थे, अंगुलिस्तान करके बोलते थे ना, थिम्बल। क्या होते हैं वो? थिम्बल। तो हाथ में जब आप सिलाई करते हैं तो टेलर जो है उंगलियों में पहन लेते हैं थिम्बल। क्लियर है? हाँ, अंगुलिस्तान बोलते थे शायद उससे पहले हम लोग। आगे देखिए, निम्न में से कौन से धागे आपके काले पड़ जाते हैं? कौन से धागे ऐसे हैं जो काले पड़ जाते हैं? प्लास्टिक के धागे, सिंथेटिक धागे, मेटालिक धागे या सभी? इनमें से कौन से धागे ऐसे हैं जो काले पड़ जाते हैं? कौन से यान्स, कौन से धागे ऐसे हैं, यान्स ऐसे हैं जो काले पड़ जाते हैं? बताइए। मेटालिक यान्स। मेटालिक यान, मेटल का यान देखा है आपने? कभी भी ध्यान देना, वो काला पड़ जाएगा आपके। मेटल के यान्स आपके काले पड़ जाते हैं, मेटालिक यान्स आपके काले पड़ जाते हैं। आगे देखिए, 99 आंसर बताइए। नाप लेने का मुख्य उपकरण है। आप नाप कैसे लेते हैं किसी व्यक्ति की? रबड़ से लेते हैं, कैंची से लेते हैं, मेजरिंग टेप से लेते हैं, मतलब इंची टेप, मेजरिंग टेप, या एल स्क्वायर से लेते हैं? किससे लेते हैं आप नाप किसी भी व्यक्ति की? नाप लेने के लिए हम हमेशा मेजरिंग टेप, जिसको आप इंची टेप भी बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। और फिर हम क्या करते हैं? व्यक्ति को मेजर करते हैं, उसके नाप को लिखते हैं, उसका नाप लेते हैं परिधान बनाने से पहले। चलिए आगे बढ़िए, 100 नंबर का क्वेश्चन बताइए। बास्ट फाइबर का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बास्ट फाइबर का। क्या है बताइए? कपास, लिनन, ऊन या रेशम? बास्ट फाइबर का एग्जाम्पल है लिनन। बास्ट फाइबर का एग्जाम्पल क्या है? लिनन। बास्ट मतलब तना। क्लियर है? बास्ट मतलब तना, या इसको आपको स्टेम भी मिलेगा देखने के लिए। आपके लिनन इसका एग्जाम्पल है। 101 का आंसर करिए। डेनियर वह शब्द है जो डैश पर लागू होता है। डेनियर आप किसके लिए यूज करते हो? फाइबर के लिए यूज करते हो, यान के लिए यूज करते हो, फैब्रिक के लिए यूज करते हो, किसी के लिए नहीं यूज करते हो? बताइए, डेनियर शब्द किसके लिए यूज किया जाता है? डेनियर में हम किसको मापते हैं? फाइबर को, यान को, या फैब्रिक को? आंसर करिए। यान नंबरिंग सिस्टम मैंने पढ़ाया आपको, यान काउंट बताया है। 9000 मीटर के धागों को जब हम नापते हैं, यान काउंट करते हैं, यान के लिए आपके डेनियर शब्द यूज किया जाता है। यान काउंटिंग में डेनियर, टेक्स, ठीक है, और आपके डेसीटेक्स, इन सब का प्रयोग किया जाता है। फिलामेंट यान के लिए डेनियर यूज करा जाता है, और जब छोटे यान होते हैं, छोटे यान्स को आपके स्टेपल यान्स बोलते हैं, उसके लिए आपके हैंग्स का यूज किया जाता है। ठीक है, 840 यार्ड्स हैंग्स, 240 यार्ड्स हैंग्स, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़िए, 102 का आंसर दीजिए। जावा कॉटन का एग्जाम्पल बताइए। कौन सा जो है आपके फाइबर जावा कॉटन के नाम से जाना जाता है? जावा कॉटन किसको बोलते हैं आपके? जावा कॉटन। फटाफट आंसर बताइए। ऑप्शन दे देती हूँ चलो मैं। पिना को बोलते हैं, रेमी को बोलते हैं, कापोक को बोलते हैं, या हैम को बोलते हैं? किसको बोलते हैं जावा कॉटन? पिना को, रेमी को, कापोक को, या हैम को? किसको आपके जावा कॉटन के नाम से जानते हैं? कापोक को। किसको जावा कॉटन के नाम से जानते हैं आपके? कापोक। ठीक है, कापोक और कपास जो कि आपके किससे प्राप्त होते हैं? बीज से प्राप्त होते हैं। कापोक को आपके जावा कॉटन के नाम से जानते हैं। 103 का आंसर बताइए स्टूडेंट। चाइना ग्रास के नाम से किसको जानते हैं? चाइना ग्रास किसको जानते हैं चाइना ग्रास के नाम से? वन वर्ड आंसर है, ऑप्शंस तो बिल्कुल मांगो नहीं, एकदम तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, रेमी की बात कर रही है मैम, जिसे चाइना ग्रास और रेहे के नाम से जानते हैं। नेटल के पौधे से प्राप्त होता है चाइना ग्रास। आपके रेमी के रेशों को, या रेमी को आपके जो कि नेटल के पौधे से मिलता है, इसी को
चाइना ग्रास या रेहे के नाम से जानते हैं। और इन सब से हम फैब्रिक नहीं बनाते, ना हेम से बनाते हैं, ना कापोक से बनाते हैं, ना रेमी से बनाते हैं, ना कोयर से बनाते हैं। कोयर जो कि नारियल की छाल से आपको प्राप्त होता है, क्योंकि इनसे रेमी से क्या बनता है, आपके नैपकिन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, ट्रे में लगाने वाला कपड़ा बनता है, नैपकिन्स बनते हैं, फैब्रिक नहीं बनते हैं। फैब्रिक स्पेशली आपके कॉटन और लिनन से बनता है। क्लियर है? 104 का आंसर करिए। कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला ये किस जो है आपके रेशे में या आपको धागे में देखने के लिए मिलते हैं, मतलब किस प्रकृति में आपको देखने के लिए मिलता है? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला पार्ट आपको किस में देखने को मिलता है? सिल्क में या वूल में? दो ऑप्शन है आपके पास, सिल्क में मिलता है या वूल में मिलता है। कॉर्टेक्स मेड्यूला आपके वूल में देखने के लिए आपको मिलता है। वूल की लेयर होती हैं, वूल का जो रेशा होता है उसमें 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसमें आपके कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला भी देखने के लिए मिलता है। क्लियर? जिसमें जितना मेड्यूला होगा वूल का रेशा उतना ही खराब होगा। मेड्यूला जो है वो कम होना चाहिए। मेड्यूला सबसे इनर वाला पार्ट होता है वूल का। वूल में 3 लेयर आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे बाहर वाली लेयर को क्यूटिकल बोलते हैं, फिर आपके कॉर्टेक्स होता है, फिर आपके मेड्यूला लेयर होता है। मेड्यूला कम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए 105 का आंसर दीजिए। रेटिंग प्रोसेस किसमें करते हैं? रेटिंग, रेटिंग मतलब गलाना। रेटिंग का प्रोसेस किसमें किया जाता है? मैं ऑप्शन देती हूँ, मैं ऑप्शन दूंगी, मेरे ऑप्शन हैं आपके लिए। चलिए बताइए। कॉटन, जो मैं ऑप्शन दूंगी उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताएंगे। सिल्क, जूट, या फिर आपके आता है वूल। अब आंसर करो। रेटिंग का प्रोसेस किसमें करते हैं? लिनिन तो सबको याद है, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तब जूट में भी रेटिंग का प्रोसेस किया जाता है। ध्यान रखना, जूट को भी गलाया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो आप बहुत बड़े स्केल पे पढ़ते हैं रेटिंग का प्रोसेस, तो वो आपके लिनन में किया जाता है। किस में किया जाता है? लिनन में। लिनन के लिए रेटिंग का प्रोसेस किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबको याद है लिनन में आपके रेटिंग का प्रोसेस करते हैं, लेकिन अगर मैंने ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया तो जूट में भी आपके रेटिंग का प्रोसेस किया जाता है। जैसे स्काउरिंग आपके किस में करते हैं? स्काउरिंग आपके वूल में भी करते हैं, ठीक है, स्काउरिंग आपके सिल्क में भी करते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पे जो स्काउरिंग एंड वॉशिंग है वो आपके वूल में किया जाता है। आप पढ़ते हैं उसमें कार्बोनाइजिंग का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से रेटिंग का प्रोसेस आपके लिनन में भी करते हैं, साथ साथ आपके जूट में भी होता है, लेकिन जूट से हम फैब्रिक नहीं बनाते हैं, इसलिए हम उसको आंसर भी नहीं करते, बट बाई चांस कभी ऐसे पूछ ले तो आप याद रखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? 106 का आंसर करेंगे सब। पर्शियन ब्लू किससे मिलकर बनता है? जल्दी बताइए, नाम लिखिए पर्शियन ब्लू के फटाफट। केमिकल्स का किससे मिलकर पर्शियन ब्लू बनता है? अभी हमने बात करी, सबको एकदम याद होना चाहिए। पर्शियन ब्लू किससे बनता है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयरन सल्फेट से बनता है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयरन सल्फेट से बनता है। आंसर लिखिए। पोटेशियम फेरोसाइनाइड आयरन सल्फेट के मिश्रण से पर्शियन ब्लू बनता है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, कैटायनिक डाइज के एग्जांपल बताइए। अभी मैंने बात करी एनायनिक और कैटायनिक की। कैटायनिक डाइज मींस कैसा चार्ज होगा? कैसा चार्ज होगा डाइज के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा डाइज के ऊपर? पॉजिटिव चार्ज होगा। और कैटायनिक डाइज का मतलब डाइज जो है वो जल में घुलती है। अभी मैंने आपको बताया कैटायनिक डाइज के एग्जांपल बताइए। मैं फटाफट लिखूंगी। बेसिक डाइज, क्षारीय रंग आपकी कैटायनिक डाइज होती हैं। बी के बाद क्या आता है? सी। सब याद रखेंगे। बेसिक डाइज क्या सी डाइज है? कैटायनिक डाइज भी हैं, मतलब ये इन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा डायरेक्ट डाइज, सी के बाद क्या आता है? डी, डायरेक्ट डाइज, और फिर रिएक्टिव डाइज। ठीक, ये सब आपके कैटायनिक डाइज के एग्जाम्पल भी हैं और ये जल में घुलती भी हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इनमें से वो कौन से रंग हैं जो सबसे पहले सिंथेटिक डाइज में खोजे गए थे? सबसे पहले संश्लेषित रंग कौन से खोजे गए थे 1856 में? आपके क्षारीय रंग खोजे गए थे। क्षारीय रंग, जिन्हें आप कोलतार रंग के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले ये रंग खोजे गए थे, क्षारीय रंग, जिनका प्रयोग आपके मुख्यतः मेनली सिल्क के फाइबर पे किया जाता है। ऐसे डाइज बहुत अच्छे रहते हैं वूल के लिए, और बाकी जो न्यूट्रल डाइज होते हैं वो सब किसके लिए अच्छे रहते हैं? सेलुलोजिक फाइबर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। कॉटन के लिए, लिनन के लिए, रेयॉन के लिए अच्छे रहते हैं। डिस्पर्स डाइज एक ऐसे डाइज होते हैं जो कि केवल और केवल मैन मेड फाइबर पे किए जाते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर पे किए जाते हैं, नायलॉन और पॉलिएस्टर पे किए जाते हैं। ये सब बातें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए आपके स्कीमा में। चलो आगे बढ़ो। डायरेक्ट डाइज क्या है पहले तो बताइए। जल में घुलनशील है, जल में अघुलनशील है। बहुत तेजी के साथ आंसर आने चाहिए। वाटर सोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है। डायरेक्ट डाइज
वाटर सॉल्युबल है, वाटर इनसॉल्युबल है? वाटर सॉल्युबल है, जल में घुल जाती हैं, कैटायनिक आयन होता है इनके ऊपर। और इन्हें किस नाम से जानते हैं? इन्हें हम सॉल्ट डाइज के नाम से जानते हैं। सॉल्ट डाइज मतलब लवणीय रंग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लवणीय रंग के नाम से भी जानते हैं। किस पर इसका प्रयोग करते हैं? तो कॉटन पर, लिनन पर, हाँ, सेल्यूलोजिक फाइबर पर इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? बॉन्ड बताइए। कल मैंने बताया था डायरेक्ट डाइज में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि अच्छा नहीं होता, बहुत ही लूज होता है। इसलिए जो ये डायरेक्ट डाइज होती हैं, प्रत्यक्ष रंग होती हैं, ये अच्छे नहीं चढ़ते फैब्रिक के ऊपर, बड़ी इजीली निकल जाते हैं, 1-2 धुलाई में ही निकल जाते हैं। सबसे बेस्ट बॉन्ड कौन सा होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि किस में पाया जाता है? रिएक्टिव बॉन्ड्स में। 109 का आंसर बताइए। टेम्परेचर फॉर एजोडाइज। एजोडाइज के लिए टेम्परेचर बताइए। एजोडाइज को आपके आइस डाइज के नाम से जानते हैं। आइस डाइज मतलब ठंडी ठंडी डाइज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ठंडी डाइज के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? जल्दी बताइए सब लोग, कितने टेम्परेचर पर ये जो डाइज है वो की जाती है? बर्फ के पानी में ये डाइज की जाती है। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं बता रही हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि हर राइटर का अपना व्यू है, हर राइटर को जो समझ में आता है वो लिखता है, ठीक है। तो हर कभी भी आप देखिए, इसलिए मुझे एनसीईआरटी बेस्ट लगती है। एक किताब है, पूरे भारत में वो किताब चलती है, हर एक बच्चे को वो पढ़नी है। हमारे यहाँ क्या है, 75 किताबें हैं, 75 राइटर हैं, 75 के अपने अपने व्यूज हैं। तो हम उसी में जो है, अब जो भी बुक राइटर के उसमें हाथ में आ गई एग्जामिनर के, वो तो वहां से आंसर बना लेता है। जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है WHO, कि भाई वो 1945 में ही बन गया। स्थापना कब हुई? 1948। WHO खुद गलत बोल रही है, लेकिन राइटर की बुक सब बोल रही है 1945। बच्चे भी नहीं मैम 45 है, 45 है, ठीक है, अच्छी बात है, 45 है आपके हिसाब से, मानिए आप, मुझे कोई इशू नहीं है 45 मानने से, ठीक है, क्योंकि भाई एग्जामिनर ने 45 मान लिया, क्योंकि उसने एक राइटर की बुक उठा ली, उसने उसमें 45 आंसर दिया था, तो 45 आंसर हो गया। तो हमारे यहाँ तो मतलब ये सबसे बड़ा मुझे वर्स्ट पॉइंट लगता है, एक बुक है ही नहीं, एक मतलब वैसी बुक नहीं है ऑथेंटिक बुक कि नहीं यहाँ से जो है प्रश्न हमें। इसलिए मुझे एनसीईआरटी हमेशा बेस्ट लगती है। उसमें अगर आप एनाटॉमी पढ़ने जाओ, एक एक लाइन एनाटॉमी की ऐसी लिखी हुई है जो बदल नहीं सकती, बच्चे उसे पढ़ के नीट क्वालिफाई करते हैं। हमारे यहाँ की बुक्स में 75 राइटर, 75 बातें, 75 चीजें, और बस उसमें कंफ्यूज होते चले जाओ। फिर हमेशा होता है, बच्चे कहते हैं मैम मेरे में अब एनिलीन ब्लू मेरे में दिया है, किसके में आपके मिथैलिन ब्लू दिया है। अब यही खोजते रह जाओ कि वो एनिलीन है कि मिथैलिन है, इसी में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन है। फिलहाल मैंने जो पढ़ा है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पढ़ा है, ठीक है, होना चाहिए। हालांकि नहीं पूछा जाएगा टेम्परेचर, गोली मारो, आगे बढ़ो इस क्वेश्चन को। मैजिक डाइस के नाम से किसे जानते हैं बताओ? ये इंपॉर्टेंट है। मैजिक डाइस, जादुई रंगों के नाम से भी आपके एजोडाइस को जानते हैं। एजोडाइस के बहुत नाम है, एजोडाइस के आपके बहुत नाम है। इसको आपके मैजिक डाइस, आइस डाइस, नेप्थॉल डाइस, रेपिडोजन डाइस, ठीक है, कई नाम से इसके एजोडाइस को जानते हैं। बैन है लेकिन 75 इसके नाम है। आगे चलो। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फाइबर इन कारपेट इज, एक पहला क्वेश्चन अंग्रेजी में मैंने डाल दिया है, कोई बात नहीं, हिंदी में बता देती हूँ। उस फाइबर का नाम बताइए जिससे कारपेट बनाए जाते हैं। अभी मैंने लास्ट स्टार्टिंग में कारपेट वूल की बात करी थी, है ना। मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा कारपेट बनाने में आपके वूल फाइबर का यूज किया जाता है। जो भी निम्न कोटि की वूल होती है, कारपेट उससे ही बनाए जाते हैं। तो मोस्ट कॉमनली यूज फाइबर इन कारपेट इज वूल, ठीक है। चलो भाई, अब मैं भी थक गई 111 क्वेश्चन है, 125 तो नहीं हो पाए, लेकिन मुझे लगता है मुझे उससे ज्यादा ही कराए हैं। ओरली भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बीच बीच में पूछे हैं। अब मैं उन्हें लिखती तो टाइम वेस्ट करती, अपना टाइम वेस्ट क्या करती, थक गई थी मैं PDF बनाते बनाते। मैंने कहा चलो ठीक है, अब मैं बाकी सब ओरली पूछ लूंगी, मुझे याद है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा या नहीं रहा, ये कमेंट करके जरूर बता देना। मेरी अपनी खुद की मेहनत रहती है, ये सब मैं खुद ही तैयार करती हूँ। तो कैसा आपको लगा ये वीडियो, आंसर जरूर कर दीजिएगा, रिप्लाई जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम पढ़ेंगे आप बाल विकास। बाल विकास में मैंने आपको बता दिया मेरा जो सबसे ज्यादा जो आपके फोकस रहेगा वो किन किन टॉपिक्स पे रहेगा। आप उन टॉपिक्स को पढ़ के आइएगा। मैंने टेलीग्राम पर भी बताया है, मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में भी बताया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय, और ऑलवेज सपोर्ट वीमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइस।